जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लाइफ प्रोसेसेस का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? फर्स्ट में हमने डाइजेशन देख लिया था, सर्कुलेशन देख लिया था, रेस्पिरेशन देख लिया था, राइट। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। देखो, नर्वस सिस्टम अपन पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, इस वाले लेक्चर में क्या क्या हो जाएगा? इसमें अपना एक्सक्रीशन है, और क्या है, और है अपना एंडोक्राइन सिस्टम। क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। अब एंडोक्राइन सिस्टम में एक्सक्रीशन में तो चलो सबको पता है कि हाँ यार, क्या क्या आ जाएगा, अपना किडनीज आ जाएगा, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाएगा पूरा, है ना। कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो आ जाएगा, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आ जाएगा? एंडोक्राइन सिस्टम में हम बात करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। अब हार्मोन्स क्या होता है सर? हार्मोन्स एक ऐसे समझो, अगर एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो ऐसे लिक्विड्स हैं, ऐसे फ्लूइड्स हैं, या फिर ऐसे आप समझ लो कुछ क्या है, ऐसे प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ऐसे प्रोटीन्स हैं, क्या करते हैं, जो आपको आपकी सिस्टम, आपके पूरा जो बॉडी का सिस्टम है उसको मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं? आपको कब उठना है, आपको रात को ही नींद क्यों आती है, आपको सुबह जागना क्यों है, ठीक है। आपको जो भूख लग रही है वो किसकी वजह से लग रही है, आप देख पा रहे हो, आपका विजन में जो आ रहा है, आपने ये देखा, आपके दिमाग में से क्या हुआ कि आपको पता चल गया कि ये बॉटल है, ठीक है। आपने जो, आपको जो प्यास लग रही है, क्या आपको पता कैसे चल रहा है कि आपको प्यास लग रही है? तो ये सब कुछ मैनेज कौन करता है? ये सब आपके मैनेज हॉर्मोन्स करते हैं। तो ये हॉर्मोन्स क्या है, ये वाले ना क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली कि कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकला, ठीक है, और कौन से हार्मोन का काम क्या है, ठीक है। कौन से हार्मोन का काम क्या है? जब ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई नींद आ रही है हमें, तो नींद किस हार्मोन की वजह से आ रही है, ठीक है। एक रिदम में आप, अगर आपकी बॉडी चल रही है तो उस रिदम में बॉडी चलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको भूख प्यास लगवा रही है, ठीक है। तो ये सब ओवरऑल अपन ये सब कवर करेंगे। उसके बाद आपका क्या, सिर्फ रिप्रोडक्शन बच जाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन बच जाएगा तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन सिर्फ एनिमल का नहीं पढ़ना है, एनिमल का भी पढ़ेंगे, प्लांट का भी पढ़ेंगे, तो ओवरऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं इसमें अपने चैप्टर में। क्या कह रहे हैं चैप्टर? सबसे पहला चीज क्या कह रहे हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या लिखा हुआ है? जो भी वेस्ट होता है, वेस्ट क्या होता है? जैसे मेरा शरीर है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में से स्वेट निकला, पसीना निकला, वो भी क्या है? वेस्ट है, ठीक है। जो जनरली हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको हम वेस्ट कहते हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपन नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा हो गया? जो कि स्टूल, यूरिन, ये सब होता है। क्या क्या? स्टूल, स्टूल समझ गए ना आप? स्टूल मतलब पॉटी, ठीक है, लेमन भाषा में समझाऊं, पॉटी, ठीक है, यूरिन, यूरिन, ठीक है। स्टूल को आप एक्सक्रीटा भी कह सकते हो, ठीक है। ये मतलब क्या आ जाना यहाँ फिर, ये मत किसी से कह देना, ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए बोला है, ठीक है। स्टूल हो गया, एक्सक्रीटा हो गया, ये सब उसको कहते हैं, और यूरिन, ठीक है। तो ये दो चीजें जो रहती हैं वो अपनी क्या होती है? नाइट्रोजनस वेस्ट होती है। क्यों नाइट्रोजनस वेस्ट कह रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको नाइट्रोजन वेस्ट करें। अब यहीं देखो, यूरिन, यूरिया, यूरिन में क्या? यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है, ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो कि। आई बात समझ में? चलो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। किस तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट आता है, उस पर क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का, वो एक बार देख लेंगे। क्योंकि ऑफ कोर्स मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा, कितना, जितना क्रिस्प में, ठीक है, जितना आपके एग्जाम में नीडेड है, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और जो पूछा जा चुका है, ठीक है, उन सबको अपन कंसाइज कर रहे हैं और इधर शुरू में अपन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, आराम से देखो। क्या है? सबसे पहला अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक से क्या समझ में आ रहा है? अमोनिया। देखो आ रहा है समझ में कि भाई कुछ अमोनिया से रिलेटेड होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया को किसको एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया को। अमोनिया क्या होता है? एक हाईली टॉक्सिक चीज है अमोनिया। जब आप लैब वगैरह में भी गए होंगे, आपने लैब में अगर कुछ थोड़ा बहुत भी काम किया है, थोड़ा बहुत आपको एक्सपेरिमेंट्स कराए गए हैं, तो आपको पता होगा कि अमोनिया की स्मेल बहुत गंदी होती है। इवन अगर आप बॉटल का ढक्कन भी खोलोगे ना, अमोनिया वाला एक बॉटल जो आता है, उसका अगर ढक्कन भी खोल दोगे ना,
तो उसका बहुत गंदा स्मेल होता है, बहुत गंदा, राइट। तो ये हाईली टॉक्सिक है, ठीक है। रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ वाटर, क्या रिक्वायर, अ लॉट ऑफ वाटर, मतलब बहुत सारा पानी चाहिए होता है इसको रिलीज होने, ठीक है। मतलब अमोनिया अगर रिलीज हो रहा है तो उसको बहुत सारा पानी चाहिए डिसॉल्व होने, ठीक है, बहुत सारा पानी चाहिए, वरना वो हाईली टॉक्सिक होता है, वो ही मछली मर जाएगी वहां पे, ठीक है। तो हाँ, अब एक चीज बताओ, लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी अगर चाहिए तो कौन से ऑर्गेनिजम्स कर पाएंगे, कौन से ऑर्गेनिजम्स ये सब मतलब अमोनोटेलिक होंगे, जो पानी में रहते होंगे, बोनी फिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, क्या हो गया, बोनी फिशेस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है। अब देखो दूसरा क्या हो गया, यूरियोटेलिक, ठीक है। यूरियोटेलिक आपको मेन क्या याद रखना है, देखो अमोनोटेलिक में से एक तो एक्सक्रीट अमोनिया, दूसरी चीज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, तीसरी चीज एग्जांपल बोनी फिशेस। बोनी फिशेस आप समझ गए ना, बोनी फिशेस का एग्जांपल लिख देता हूं, कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं। बोनी फिशेस का एग्जांपल क्या क्या हो गए अपने, कुछ थोड़े बहुत, एक आध गोल्ड फिश हो गया, ठीक है, कॉड्स हो गए, ठीक है, और भी है एटसेट्रा लिख लो, ठीक है। और फिर और क्या था, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए। तो ये आपको एग्जांपल से याद रखना है, ठीक है। क्या एग्जांपल लिख दे रहा, ड्रैगन फ्लाइज, ये क्या होती है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स होती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक क्या होते हैं, दे एक्सक्रीट यूरिया, देखो यहीं से समझ में आ जाएगा आपको, यूरिया एक्सक्रीट कर रहे होंगे, ठीक है, जो कि लेस टॉक्सिक होता है। एग्जाम्पल कौन हो गए, मैमल्स, हम ह्यूमंस, हम लोग क्या यूरियोटेलिक है, हम लोग क्या है, यूरियोटेलिक है। क्यों, क्योंकि हम यूरिया रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहां बताया था, यूरिन में ही यूरिया होता है। आ रही है बात समझ में? हम अपन क्या है, ह्यूमंस क्या है, यूरियोटेलिक, याद रहेगा। मेरीन फिशेस मतलब जो सी वाटर फिशेस हैं, सॉल्ट वाटर वाली, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, शार्क्स वगैरह, तो ये सब क्या होती है, यूरियोटेलिक होती है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस क्या होते हैं सर, एम्फीबियंस क्या होते हैं, देखो ठीक है। एम्फीबियंस कौन होते हैं, दोज हु लिव इन बोथ वाटर एंड लैंड, जो पानी में भी रह लेते हैं और अपना लैंड पे भी रह लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्रोकोडाइल हो गया, टॉर्टोइज हो गए, और मेंढक हो गया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं, ठीक है, फ्रॉग, क्रोकोडाइल एटसेट्रा, ठीक है, ठीक है। यहां क्या, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज्यादातर टेरेस्ट्रियल रहते हैं, मतलब ज्यादातर लैंड पे रहते हैं, तो एग्जाम्पल फ्रॉग, ठीक है, याद रखना, एग्जांपल्स याद रखना ये वाले यूरियोटेलिक वाले, ठीक है। इंसान हो गए, मैमल्स इंसान बस नहीं, सारे मैमल्स, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मरीन फिशेस, ठीक है। चलो यूरिकोटेलिक देखते हैं। यूरिको से क्या समझ में आया, यूरिक आ गया ना, यूरिक एसिड, क्या, यूरिक एसिड एक्सक्रीट, जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करें। अब सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, देखो भाई यूरिक एसिड क्या होता है, सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है। देखो पानी की मात्रा पे जाओ, मेरी बात सुनना, क्या कह रहा हूं मैं, पानी की मात्रा पे जाओ। जब हम अमोनिया की बात कर रहे थे तो हम क्या कह रहे थे, भाई बहुत सारा पानी चाहिए, क्या, अ लॉट ऑफ वाटर चाहिए इसको डिसॉल्व होने, ठीक है, ठीक है सर। फिर हम जब यूरिया पे आए तो हमने कहा लेस टॉक्सिक है, तो इसमें थोड़ा सा देखो, हम जो यूरिन करते हैं उसमें याद रखो वाटर रहता है ना, वाटर, पर उतना पानी नहीं रहता जितना इनको चाहिए, तो ठीक है, लेस वाटर, थोड़ा सा कम पानी चाहिए होता है ना। जो अपने अंदर नाइट्रोजन है, जो यूरिया है, उसको डिसॉल्व करने का थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, कि हाँ यार पानी चाहिए, वरना बहुत ज्यादा टॉक्सिक होगा वो चीज। फिर यूरिक एसिड की बात जब आ जाती है, यूरिक एसिड सबसे लीस्ट वाटर, मतलब पानी एक समझो कि पानी ज्यादा रहता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके, जब आप ऐसे चल रहे होंगे, चलते चलते आपके जब शर्ट पे कबूतर बीट कर जाता है, वो क्या लिक्विड रहता है, वो अगर लिक्विड करता तो सोचो वहीं से ऐसा पानी, ऐसा लगता है पानी की धार बह रही है,
नहीं ना, राइट। तो ना ही इतना लॉट ऑफ वाटर, ऐसे कोड़ेल पानी भी कोड़ेल नहीं देता है ना। तो क्या एक लीस्ट वाटर, बिल्कुल एक बीट टाइप का, आप सबने बीट तो देखी होगी, राइट, कबूतर की पूप, राइट। तो क्या होता है, एक्सक्रीट यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है, जो मिनिमल वाटर रिक्वायरमेंट, सबसे कम पानी चाहिए इसके लिए, ठीक है, सबसे मिनिमल वाटर लॉस होता है इसमें। एग्जाम्पल बर्ड्स, सबसे बड़ा एग्जाम्पल बर्ड से याद रखना, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब स्नेक्स वगैरह, स्नेक्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, ये सब रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। लैंड स्नेल्स, स्नेल तो सब नहीं देखा है, राइट, स्नेल समझ गया ना, स्नेल वो उसके पीठ पे ऐसा रहता है, इस टाइप का, समझ गए ना, राइट, स्नेल। चलो पहले ये फिर से एक बार देख लो, एक्सक्रीटरी सिस्टम सब समझ गए ना। क्या सबसे पहला क्या पढ़ा, अमोनोटेलिक, जो एक्सक्रीट क्या करेंगे, अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है, जो कि हाईली टॉक्सिक होगा, उस सबसे ज्यादा पानी चाहिए डिसॉल्व होने में। एग्जांपल बोनी फिशेस हो गई और अपने एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है। यूरियोटेलिक, यूरिया जो एक्सक्रीट करेंगे उनको थोड़ा सा कम पानी चाहिए, इनसे थोड़े से कम टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, मरीन फिशेस हो गई, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए, ठीक है। उसके बाद यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक एक्सक्रीट यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करे, लीस्ट टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, ठीक है, मिनिमल वाटर रिक्वायरमेंट, ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए घुलने। देन एग्जांपल बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स एटसेट्रा। आई बात समझ में इतनी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, यही है ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम। ध्यान से देखना, ये जो है ये यूरेथ्रा है, ये क्या है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मतलब ओपनिंग, यहां से आपका जो यूरिन है वो पास आउट होता है, ठीक है। ये क्या है आपका यूरिनरी ब्लेडर, यहां पे आपका यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। ये दो जो जा रहे हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, यूरेटर, ठीक है। उसके बाद कहां मिल रहे हैं, ये किडनीज में मिल रहे हैं, ये आपकी लेफ्ट किडनी हो गई, ये राइट किडनी हो गई, ठीक है। जब भी क्या है, जनरली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि भाई लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा, होते हैं ना कि लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा। तो आप ऐसे समझा करो, जैसे मैं इसके सामने खड़ा हूं, ठीक है, तो ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, अपने को किताब के सामने खड़ा पा लो, तो बस यही लेफ्ट है, यही राइट है, ठीक है। आई बात समझ में, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, ठीक है। अब ये रीनल वेन, आर्टरी, रीनल आर्टरी, ये अभी आगे अपन देख लेंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ही है। चलो आगे देखते हैं, ह्यूमन किडनी एंड द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, देखो जो आपका नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन होता है, होती है आपकी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट, ऑफ किडनी, या फिर कह सकते हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो बेसिक यूनिट क्या होती है आपकी, नेफ्रॉन होती है, ठीक है। अभी नेफ्रॉन को पूरा डिटेल में देखेंगे कि एफरेंट आर्टियोल क्या है, इफरेंट क्या है, उतना ज्यादा डिटेल में आएगा नहीं, ठीक है। बेसिक चीजें अपन को ऊपर से कवर करना है तो ऊपर से ही कवर करेंगे, इतना डेप्थ में नहीं जाना है, डेप्थ में आएगा भी नहीं, ठीक है। अब देखो किडनी की लोकेशन कहाँ होती है, जो आपकी किडनी है, ये जो आपकी किडनी है वो कहाँ होती है, रेट्रोपेरिटोनियल, बिहाइंड द पेरिटोनियम। क्या बोल रहा है, रेट्रोपेरिटोनियल, बिहाइंड द पेरिटोनियम, ठीक है। अब क्या आगे देखना है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ये बता चुका हूं कि भाई फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ठीक है। तो इसमें क्या समझ में आया कि भाई किडनी के लोकेशन रेट्रोपेरिटोनियल रहती है, बिहाइंड द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम आप समझ गए ना, पेरिटोनियम मतलब समझो ये आप ऐसे ही बताते थे, देखो पेरिटोनियम मतलब ये जो आपका बैक पोर्शन है, ये जो आपके बैक होता है, ये स्पाइन गई है पीछे, स्पाइन है, स्पाइन के यहां बैक में समझ लो, रिब केज के पीछे समझो, ये आपका स्टर्नम है, ये आपकी रिब्स है, ठीक है, समझ गए। स्टर्नम मतलब ये चेस्ट बोन, ठीक है, बीच की, और ये आपके रिब्स है। तो रिब केज के पीछे वाले पोर्शन में कह रहा हूं, बैक में एक यहां किडनी होगी, एक यहां किडनी होगी, ठीक है। तो ये किडनीज का पोजीशन है, रेट्रोपेरिटोनियल कहते हैं बेसिकली इसको, ठीक है। पेरिटोनियम मतलब बिहाइंड द एब्डोमिनल की लाइन होती है, ठीक है। इतना डेप्थ में आप जाओ नहीं, जो एब्डोमिन होता है उसकी लाइन, उसकी लाइनिंग के बाहर होती है पेरिटोनियम। चलो फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी अपन ने देख लिया है, आगे बढ़ते हैं।
स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब देखो स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, तो यहीं पे अपन बेसिकली इनके सारे के क्या पढ़ते जाएंगे, एक एक के फंक्शन पढ़ते जाएंगे कि भाई यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल में क्या हो रहा है। ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स है, इनर मेड्यूला, आउटर मेड्यूला, नेफ्रॉन, ये सब अभी अपन कवर करेंगे इस वाले में। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, उससे थोड़ा सा पहले ना मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। क्या? थोड़ा किडनी का स्ट्रक्चर देख लो। समझो ये आपकी किडनी है। ठीक है, अब किडनी में याद रखना यहां से ऐसे स्ट्रक्चर्स देखेंगे आपको। देखो, आपको ज्यादा डेप्थ में मैं ले जाऊंगा नहीं। ठीक है, बस थोड़ा बता रहा हूं। देखो यहां से सबसे पहले याद रखना किडनी को एक बाहर से कैप्सूल कवर किया होगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रीनल कैप्सूल। इसको क्या कहेंगे? रीनल कैप्सूल। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद यहां से लेके यहां तक का जो एरिया होगा, यहां से लेके यहां तक का, इसको क्या कहेंगे अपन? रीनल कॉर्टेक्स। बेसिकली रीनल याद ना रखना हो तो मत रखो, पर कॉर्टेक्स याद रखना। ठीक है, क्या? कॉर्टेक्स कहते हैं इसको। रीनल वर्ड जहां भी यूज हो इसका मतलब होता है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू किडनीज। ठीक है, ये हो गया आपका कॉर्टेक्स, और यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है ये क्या हो गया आपका? मेड्यूला। क्या हो गया आपका? मेड्यूला। कॉर्टेक्स और मेड्यूला। आई बात समझ में? कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेड्यूला। ठीक है, अब मेड्यूला को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, तो आउटर और इनर। ठीक है, आउटर और इनर। बस इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ो कि ये क्या है सर, ये क्या, कोई कुछ नहीं आने वाला। याद रखो बस कॉर्टेक्स, मेड्यूला, क्योंकि आगे आने वाला था वो आपके, इसलिए मैंने कहा अभी बता दो। ठीक है, कॉर्टेक्स, इनर, मेड्यूला। अब एक बार यहां चले जाते हैं अगर अपन, एक बार इसका भी स्ट्रक्चर देख लो। यहां लिखा तो सभी हुआ है, फिर भी देखो क्या है। ये जो है, ये येलो येलोइश पार्ट जो दिख रहा है आपको, वो क्या कहलाता है? बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहलाता है? बोमेन्स कैप्सूल। जो है आपका ये वाला पार्ट है, बना ही देता हूं अच्छे से। ठीक है, ठीक है, अब देखना ध्यान से। सबसे पहले ये क्या है? ये हो गया आपका बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ग्लोमेरुलस। ठीक है, जो बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है। ठीक है, फिर उसके बाद पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इतना बड़े नाम याद नहीं रखने, कोई नाम आपसे पूछेगा नहीं, इसलिए मैंने पीसीटी में ही याद रखो। पीसीटी है, ठीक है, और यहां वाला डीसीटी कहलाता है। ठीक है, बस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वही है। ठीक है, चलो फिर ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट ये क्या कहलाती है? ये कहलाता है जो यू शेप्ड का है, ये कहलाता है आपका लूप ऑफ हेनले। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये पूरा ओवरऑल, यही कहाँ लिख दूं, समझो ये जो आपका पूरा है ये क्या कहलाएगा? लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये नीचे जा रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डिसेंडिंग। नीचे जा रहा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा आपका? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ना, डिसेंडिंग मतलब नीचे, तो ये नीचे और फिर ऊपर। और ये देखा होगा आपने, थिक है ये इसके कंपैरिजन में थिक होता है। ठीक है, अभी पहले आप ये देखो, ध्यान से देखो, पूरा स्ट्रक्चर देखो ध्यान से। ठीक है, देख रहे हो क्या? बोमेन्स कैप्सूल ये वाला पार्ट। ठीक है, फिर ग्लोमेर, इसको एक काम करता हूं, थोड़ा सा डेकोरेशन दे देता हूं। क्या
कि भाई ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। फिर ये ग्लोमेरुलस, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कहला जाता है, गुच्छा क्या कहलाया जाता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मतलब बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज यहां गुच्छा बनाए हैं एक, ठीक है, यहां गुच्छा बनाए, यहां भी प्लाज्मा जो होगा ना, प्लाज्मा से फिल्ट्रेशन निकलेगा, प्लाज्मा फिल्टर होता है यहीं से, ठीक है। तो ये जो आपका टोटल बोमेंस कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस है उनको टोटल मिला के क्या कहते हैं अपन, रीनल कॉर्पसल, कहा यहां लिख देते हैं, बोमेंस कैप्सूल प्लस आपका ग्लोमेरुलस इज इक्वल्स टू व्हाट, रीनल कॉर्पसल। आया बात समझ में, ठीक है, रीनल कॉर्पसल। और फिर यहां देखो ये जो पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, ये टोटल मिलके क्या कहलाएंगे, रीनल ट्यूब्यूल, क्या कहलाएंगे, रीनल ट्यूब्यूल, क्या पीसीटी प्लस डीसीटी प्लस लूप ऑफ हेनले, क्या कहलाएंगे, हैंड से लग गया, हेनले, रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। क्योंकि देखा होगा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहां देखो ये जो है ना, यहां से यहां तक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्स है, ठीक है। और यहां पे ना कैपिलरीज का काम हो गया, ब्लड कॉर्पसल्स का काम हो गया, ब्लड कैपिलरीज का काम हो गया, इसलिए रीनल कॉर्पसल कह रहे हैं एरिया को। आई बात समझ में। और जो ये लास्ट वाला एरिया है ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहां पे ये जो आपने सब कुछ फिल्टर किया है यो यहां पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में ये वाला पार्ट, ठीक है। अब अपन यूरिन फॉर्मेशन पे चलते हैं। चलो आप देखो, सबसे पहले स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन देखो। सबसे पहला जो है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? सबसे पहला स्टेप क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ब्लड इज फिल्टर्ड अंडर हाई प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस इनटू बोमेंस कैप्सूल। क्या बोल रहे हैं कि ब्लड जो है यहां पे अपन इसको ले आते हैं नीचे, ठीक है, और इसको भी ले आते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। चलो अब देखो यहां क्या कहा, ब्लड जो है फिल्टर होता है अंडर हाई प्रेशर। यहां ये जो ग्लोमेरुलस है यहां पे हाई प्रेशर से फिल्टर होगा, फिल्टर होता है ब्लड और कहां जाता है? बोमेंस कैप्सूल में इकट्ठा होगा, ठीक है। कहां इकट्ठा होगा? बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है। ग्लोमेरुलस से पूरा ब्लड फिल्टर होगा हाई प्रेशर में और कहां जाएगा? बोमेंस कैप्सूल में। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में। अब एक चीज और देख लेते हैं फिर क्या। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब बेसिकली यहां पूरा फिल्टर होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड कहां होता है? बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में, ठीक है। आई बात समझ में। यहां पे एक बार देख लो मेन प्रोसेस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी इसी को कहते हैं, याद रखना। क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी इसी को कहते हैं, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को ही क्यों? क्योंकि ग्लोमेरुलस में ही तो हो रहा है, यहां पे ही हो रहा है, ठीक है। टेक्स प्लेस इन द ग्लोमेरुलस इनसाइड द नेफ्रॉन। ब्लड फिल्टर, कितना ब्लड फिल्टर होगा याद रखना? 1100 से 1200 ml पर मिनट। कितना? एक मिनट में कितना हो जाता है? 1 से 1 लीटर, 1.25 लीटर, मतलब 1100 से 1200 ml पर मिनट। एक मिनट में कितना हो रहा है यहां पे? 1100 से 1200 ml पर मिनट में क्या होगा? फिल्ट्रेशन, ठीक है। देन फिल्ट्रेशन प्रेशर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ब्लड प्रेशर। क्या बोल रहे हैं? बेसिकली ये कह रहे हैं कि यहां पे जो ब्लड प्रेशर रहता है वो हाई रहता है, हाई प्रेशर से वो छनता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन जो होती है वो हाई प्रेशर से छनती है, ठीक है। अब देखो फिल्ट्रेशन के पाथवे हैं, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड पोडोसाइट ऑफ। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, वैसे इतना डेप्थ में जाना नहीं चाहिए बट स्टिल आपको बता देता हूं एक बार फिल्ट्रेशन पाथवे क्या होता है। थोड़ी सी लाइट का इशू फिर से हो गया है बट डोंट वरी, अपन तो ये देखना है अपन को मेन, राइट। चलो अपन क्या देखते हैं, क्या कहाँ पे था मैं? हाँ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ रहे थे। हाँ, मैंने यहाँ फिल्ट्रेशन पाथवे बताने वाला था। फिल्ट्रेशन पाथवे में देखो मैं बेसिकली क्या है, यहाँ से ये समझो, ऐसे बहुत सारी टफ कैपिलरीज ना बनाने की जगह मैं एक ऐसे कैपिलरी बनाता हूँ और ये आपका क्या है? आपका
बोमेन्स कैप्सूल है। ठीक है, ये आपका क्या है, ग्लोमेरुलस है। ठीक है, और हाँ एक चीज में शायद बताना रह गया था, यहीं देख लो, ये हो जाता है आपका एफेरेंट आर्टियोल। क्या रहता है, एफेरेंट। एफेरेंट से याद रखना जो चीज आती है, जहां से आती है, आर्टिरियोल। ठीक है, और जहां से जाएगी, जाएगी तो इफेरेंट। एग्जिट ई, ई से ही एफेरेंट होता है, ई से ही एग्जिट होता है, इसलिए एग्जिट होगा यहां से, एफेरेंट आर्टिरियोल, आर्टिरियोल। ठीक है, आया समझ में? यहां से ब्लड आ रहा है और यहां से जाएगा। अब ब्लड से जो प्लाज्मा है, बेसिकली जो यहां से प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा पास होगा। अब प्लाज्मा यहां से निकल रहा है तो 3 मेम्ब्रेन से गुजरेगा, यहां ये वाली मेम्ब्रेन, ये जो बीच में मेम्ब्रेन है, और ये वाली मेम्ब्रेन। ठीक है, 3 मेम्ब्रेन। ये जो ग्लोमेरुलस वाली है, ये जो ग्लोमेरुलस वाली है वो क्या कहलाएगी, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड। एंडोथेलियम ऑफ व्हाट, ऑफ ब्लड वेसल। ग्लोमेरुलस क्या है, क्योंकि ब्लड वेसल्स का गुच्छा है, ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है, तो एंडोथेलियम, एंडोथेलियम मतलब उसका यही जो ये रहती है ना कैपिलरीज, उसका बाहरी परत समझ लो, एक तरह से वॉल समझ लो, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, दूसरा क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। दूसरा क्या होगा अपना, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाली बीच वाली लेयर क्या हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरा ये जो ग्लोमेरुलस की वॉल है, इसको क्या है, पोडोसाइट सेल्स होते हैं। यहाँ क्या होते हैं, पोडोसाइट सेल्स होते हैं। ठीक है, पोडोसाइट सेल्स। इसमें पोडो याद रखना, पोडो में थोड़े पोर्स होते हैं, पोडो से पोर्स याद रखना, थोड़े से पोर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें छेद होंगे, यहां से प्लाज्मा पास हो रहा होगा तो इस छेद में से पास हो सकता है। ठीक है, ये होता है, यहां से समझ में आया, ये छेदों में से पास होगा। इतना आया, अल्ट्राफिल्ट्रेशन इतना आया समझ में, क्या होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन में। ठीक है, चलो आ गया इतना समझ में सर। अब एक चीज याद रखना, जो मैंने ये 1100 से 1200 ml पर मिनट लिखा है, ये पूरा टोटल किडनी का है। क्या है, टोटल किडनी का है, टोटल किडनी का फिल्ट्रेशन रेट है। ठीक है, अब ये जो बोमेन्स कैप्सूल में जो हो रहा है, ये ग्लोमेरुलस में हो रहा है, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यहां लिख देता हूं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ये कितना होता है, 125 ml पर मिनट। ठीक है, 125 ml पर मिनट होता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। दूसरी चीज, दूसरी स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है आपका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या है दूसरा, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। यहां पे क्या लिखा है, रेगुलेशन ऑफ जीएफआर कंट्रोल्ड बाय जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस लोकेटेड एट द कॉन्टेक्ट। ये अब यहीं की बात हो रही है, अब रीएब्जॉर्प्शन जो होगा, पहले क्या हुआ, ऊपर का इसका इस पार्ट का काम हो गया, इस वाले पार्ट का अब काम हो गया, अब वो नीचे जाएगा। नीचे कहां जाएगा, पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्ब होंगे, यहां पे अगर कुछ मिनरल्स बच गए, देखो हमारा जो वेस्ट है ना, जो यूरिन है, वो प्रॉपर वेस्ट ही जाना चाहिए, वहां कोई प्रोटीन्स नहीं जाना चाहिए, वहां कोई आपके ऐसे पदार्थ नहीं जाना चाहिए जो कि आपके यूजफुल थे शरीर के। ठीक है, तो एक बार फिर से रीअब्जॉर्ब करेगा। किडनीज का काम क्या होता है, फिर से एक बार रीअब्जॉर्ब कर लो, अगर कुछ छोटी मोटी चीजें रह गई, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको वापस ले लो और फिर पूरा वेस्ट जाने दो। तो रीअब्जॉर्प्शन कौन करेगा, पहले इधर हुआ, फिर उसके बाद पीसीटी अकर्स इन द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, where useful substances glucose salt are taken back। अगर उस जो फिल्टर है, अगर उसमें ग्लूकोज आ गया है, सॉल्ट आ गया है, तो वहां से ग्लूकोज सॉल्ट वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में। ठीक है, ग्लूकोज वापस से ले लेंगे, सॉल्ट्स ले लेंगे, ये सब वापस से ले लेते हैं। ठीक है, फिर वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट रीअब्जॉर्ब वाटर बेस्ड ऑन द बॉडी हाइड्रेशन लेवल। क्या बोल रहे हैं, वाटर बैलेंस। भाई हमें वाटर भी तो बैलेंस करना है, ऐसा तो नहीं सिर्फ पानी दे दें। उसमें हमें क्या चाहिए, हमें जो यूरिया है उसको एक मिनिमल अमाउंट में भाई पानी में मिक्स हो जाए वो, और फिर उसके थ्रू निकले। बहुत सारा पानी भी ना निकल जाए और बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन भी नहीं निकले, है ना, यही चाहते हैं बॉडी, यही चाहती है अपनी। तो वाटर बैलेंस करने के लिए क्या, लूप ऑफ हेनले, जो लूप ऑफ हेनले दिखाई थी ना, ये लूप ऑफ हेनले, इसका यूज होता है। और कलेक्टिंग डक्ट जो लास्ट में रहती है, कलेक्टिंग डक्ट, वो क्या, उनका काम क्या रहता है, रीअब्जॉर्ब वाटर बेस्ड ऑन द बॉडीज हाइड्रेशन लेवल। ठीक है,
बॉडी का जितना हाइड्रेशन, इसलिए कहते हैं ज्यादा पानी पियो। ज्यादा पानी नहीं पियोगे तो ये रीअब्जॉर्ब क्या करेंगी, और ज्यादा करने लगेंगी रीअब्जॉर्ब। पानी, शरीर में पानी की कमी है तो यूरिन से भी और पानी लेने लगेंगे कि यार पानी दो, यहाँ पे इनको पानी नहीं पी रहा है, तो बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन जाता है, इसलिए बिल्कुल येलोइश कलर का आता है जिनको भी पानी की कमी होती है, राइट। चलो, और अब क्या है, आगे क्या है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे देख रहे हैं वन। हाँ, आगे आ जाते हैं रीअब्जॉर्प्शन पे। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस क्या पड़ी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप हो गया रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन बता दिया कहाँ, पीसीटी वगैरह में होता है। अब देखो यहाँ क्या होता है, 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब। 99 जितना, मतलब वहां से फिल्ट्रेट आया तो उसका 99% ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि एक बार में क्या है, जो बोमेंस कैप्सूल है उसमें पोर्स है, वो सब कुछ आ जाने देता है, सब कुछ पास हो जाओ, सब कुछ पास हो जाओ। थोड़ा बहुत ही फिल्ट्रेशन करके देता है ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, प्रोटीन्स, बेसिकली प्रोटीन्स हटा देता है वो, प्रोटीन्स ना जाए बस। ठीक है, तो प्रोटीन्स का प्रोटेक्शन कर देता है। बाकी जो पीसीटी है, पीसीटी में पूरा रीअब्जॉर्प्शन होगा 99%, विच इज 99%, राइट। ठीक है, देन अकर्स इन रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स जो कि क्या थे, पीसीटी था आपका। ठीक है, और हेनलेज था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो एक्टिव और पैसिव होता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट। एक्टिव मतलब मैं आपको पहले भी बताया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जहां एटीपी की रिक्वायरमेंट हो। पैसिव ट्रांसपोर्ट जहां अपने आप ही आपके क्या है, जो एलिमेंट्स है, जो कि आपके चीजें, वो अपने आप ही ट्रांसफर हो। ठीक है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी वेस्ट ऑफ एनर्जी के। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सोडियम। क्या क्या होता है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सोडियम। पैसिव में नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर एंड अर्ली सेगमेंट्स। अब देखो, आपको ये सब याद नहीं रखना, आपको बेसिकली क्या याद रखना है, दो चीजें याद रखना है। क्या, कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीएलएच लिख रहा हूं। ठीक है, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो परमिएबल है वाटर के, परमिएबल है वाटर के। तो क्या करेगा, ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, वो जो फिल्ट्रेट है उसमें अगर पानी है तो पानी वापस एब्जॉर्ब करेगा, बॉडी में डालेगा कि भाई बॉडी में जाने दो ये पानी। ठीक है, दूसरी चीज जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो सॉल्ट से परमिएबल है। परमिएबल, मैं परमिएबिलिटी, इम्परमिएबिलिटी सब समझा चुका हूं, राइट। परमिएबल टू सॉल्ट। एक बार फिर से समझना है कि परमिएबल इम्परमिएबल क्या होता है, देखना है क्या, तो एक बार देख लो। परमिएबल या फिर परमिएबिलिटी, ये क्या होता है, परमिएबल या परमिएबिलिटी, किसी भी चीज को पास ऑन होने देना आगे, किसी भी चीज को पास ऑन होने देना। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे हाथ में एक छन्नी है, ठीक है, उसमें मैं अगर चाय डालता हूं या फिर दूध या फिर पानी डालता हूं, नॉर्मल पानी डाला, तो छन्नी क्या है, पानी के लिए परमिएबल है। छन्नी क्या है, पानी के लिए परमिएबल, जो चीज उसको पास ऑन होने दे रही है। पर अगर उसी छन्नी में हम सैंड डालते हैं उसी छन्नी में, तो क्या हो जाएगी वो छन्नी सैंड के लिए इम्परमिएबल। आई बात समझ में, सैंड के लिए क्या हो जाएगी वो छन्नी, इम्परमिएबल। पानी परमिएबल, दूध परमिएबल, चाय पत्ती इम्परमिएबल। समझ रहे हो, तो ऐसे हर एक फिल्ट्रेशन की ना, हर एक फिल्टर का एक परमिएबिलिटी होती है, हर एक इम्परमिएबिलिटी होती है। और वो काय पे डिपेंड होती है, डिपेंड होती है आपके पोर्स पे, कितना छोटा वो पोर है, इतना बड़ा पोर है, इतना है, इतना है, इतना है। ठीक है, उस पोर्स पे डिपेंड, पोर के साइज पे डिपेंड होती है उसकी परमिएबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी। आ रही बात समझ में। तो यहां जो है ना, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, सेम ये जो ट्यूब्यूल है, ये जो ट्यूब्यूल है वो है परमिएबल टू वाटर, मतलब वो पानी का आवागमन करवा सकता है, तो पानी को बाहर पास ऑन कर देता है। देन अपन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले देखेंगे, तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले देखो थोड़ा सा थिक होता है, याद रखना, दिस इज थिकर, मोटा होता है। ये क्या रहता है, परमिएबल टू सॉल्ट। NaCl दिख रहा है, NaCl बाहर जाने देता है कि हाँ यार सॉल्ट हो गए, सॉल्ट को भी एब्जॉर्ब कर लो। ठीक है, यहां पानी एब्जॉर्ब हो गया, यहां सॉल्ट एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, ये देखो कलेक्टिंग डक्ट, यहां पे ये सब जो है ना, ये सब से कलेक्ट होके लास्ट का जो बिल्कुल यूरिन पार्ट है, यूरिन यहां से जाएगा, और थोड़ा वो उसमें भी अगर पानी बचा होगा तो पानी यहां से भी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या, यहां से भी पानी सोखेगा। ठीक है, तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या करता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी पानी करता है एब्जॉर्ब। कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, डक्ट ही लिख देना। कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, पानी एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्ब। ठीक है, आई बात समझ में, ये भी पानी एब्जॉर्ब कर रहा था, फिर सॉल्ट एब्जॉर्ब हुआ, फिर
इसमें डीसीटी में बेसिकली सिक्रीशन होता है और कलेक्टिंग डक्ट में पानी एब्जॉर्ब। एक चीज और याद रखना भाई, यहां पे देखो कहां गया, ये चीज देखो, देखो ये जो कॉर्टेक्स आउटर मेड्यूला इनर मेड्यूला में याद रखना, जो कॉर्टेक्स में जो ये आपका ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल होता है, ये कॉर्टेक्स में होता है, याद रखना। जो आपकी हेनले लूप ऑफ हेनले होता है वो मेड्यूला में होती है। क्या क्या बोल दिया मैंने कि जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले वो कहां रहेगी, मेड्यूला में रहेगी। और कॉर्टेक्स में कौन रहता है आपका, ये आपका रीनल कॉर्पसल, मतलब ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। ये चीज याद रखना, यही चीजें पूछा जाएगा आपसे कि भाई मेड्यूला में क्या होता है, क्या मेड्यूला में ये होती है कि ये होती है, ठीक है, और क्या कॉर्टेक्स में ये होता है कि ये होता है, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं, और ये पूछ सकते हैं कि भाई अल्ट्राफिल्ट्रेशन में बताओ कौन सी 3 लेयर्स का यूज होता है, ठीक है। तो अपन को याद रखना है क्या क्या, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट, ठीक है। उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां होता है, पीसीटी में होता है, याद रखना, ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है, ठीक है। उसके बाद वाटर बैलेंस कहां होता है, लूप ऑफ हेनले अपन ने देखा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में होता है और कलेक्टिंग डक्ट में होता है पानी, ठीक है। चलो इतना आया। अब एक चीज होती है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है सर, एन आर्टिफिशियल किडनी सिस्टम यूजिंग अ नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन टू फिल्टर ब्लड बाय ऑस्मोसिस व्हेन किडनी फेल्स। किसी की अगर किडनी फेल हो जाती है तो उसको हीमोडायलिसिस डायलिसिस करवाते हैं। आपने सुना ही होगा, अब मतलब अगर किसी को ऐसा हो ना, बट अगर आपने सुना ही होगा, पर किसी ना किसी को रहता ही है, तो उनको डायलिसिस पे चढ़ा देते हैं, उनकी किडनीज फेल हो जाती है, उनको डायलिसिस की जरूरत होती है। जैसे कि अपने प्रेमानंद महाराज हैं, ठीक है, उनको डायलिसिस की जरूरत होती है। डायलिसिस क्या होता है, जब किडनी फेल हो जाती है ना, जब किडनी फेल हो जाती है तो क्या होता है, एक नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन होती है, उसमें से फिल्टर होता है, ठीक है। वो नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन क्या करती है, फिल्टर कर देती है आपका ब्लड फिल्टर हुआ, उसमें से जो एक्सक्रीट मतलब जो वेस्ट सिस्टम बचा, जो वेस्ट प्रोडक्ट बना, उसको बाहर कर देते हैं। आई बात समझ में, वेस्ट प्रोडक्ट सारा बाहर चला जाता है। तो ये बेसिकली काम हीमोडायलिसिस का होता है। चलो हाँ, यहां पे आ गए थे। फाइनल आउटपुट देख लो, फाइनल आउटपुट क्या निकलता है, यूरिन का वॉल्यूम कितना रहता है, 1.5 लीटर पर डे। 1.5 लीटर पर डे आपका यूरिन बनता है। कितना बनता है, 1.5 लीटर पर डे फ्रॉम 180 लीटर्स ऑफ इनिशियल फिल्ट्रेट। मतलब जो शुरू में आपका बोमेंस कैप्सूल क्या, देखो शुरू में आपका बोमेंस कैप्सूल क्या बना रहा था, 180 लीटर। ये जो बोमेंस कैप्सूल है ना, यहां से पीसीटी तक कितना आ रहा था, 180 लीटर आ था एक दिन में, 180 लीटर आता है। और बाकी सब पीसीटी वगैरह से, ये सब यहां से कलेक्टिंग डक्ट से होते होते कितना बचता है, 1.5 लीटर बचता है बस। समझ लो कितना ज्यादा फिल्ट्रेट, कितना ज्यादा अपना यूरिन फिल्टर होके आ रहा है, कितनी ज्यादा प्रोसेस से गुजर के आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए भाई पानी ज्यादा पीते रहो, ठीक है, इसलिए पानी अच्छे से पियो, खूब पानी पियो। चलो आगे इतनी बात समझ में, आगे बढ़ते हैं अपन। ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन देख लो, ये रैस मैकेनिज्म है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ चीजें देख लो कि भाई अगर लो बीपी हो जाता है, लो बीपी की समस्या जिनको होती है उनमें लिवर रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजेन। कुछ चीजें बस देख लो, क्या है ये वाले पॉइंट्स ना, कभी कभी आ जाएंगे तो आप फंस जाओगे वहां पे। कुछ चीजें बस ध्यान से देख लो, लिवर रिलीज करेगा एंजियोटेंसिनोजेन, किडनी रिलीज करती है रेनिन, कन्वर्ट्स टू एंजियोटेंसिन 1, देन लंग्स रिलीजेस AC, कन्वर्ट्स टू एंजियोटेंसिन 2। रिजल्ट क्या होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोल दिया सर आपने, ये तुमको समझ में नहीं आया क्या होता है बेसिकली। इतनी सी बात समझो, लो बीपी क्यों हुआ, लो बीपी इसलिए हुआ, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर इसलिए हुआ कि ये जो ब्लड वेसल्स है इसमें से बहुत स्लो से पास हो रहा था ब्लड, क्या हो रहा था, स्लो से पास हो रहा था, लो ब्लड प्रेशर था, प्रेशर ज्यादा नहीं आ रहा था, प्रेशर क्या नहीं आ रहा था, ज्यादा नहीं आ रहा था। अब प्रेशर ज्यादा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी यार ये, अब एक बात बताओ, एक बात समझो, सटक है, एक नॉर्मल सटक है, ये समझो सटक, ठीक है, ये आपकी सटक है, इसमें से पानी एक नॉर्मल गति से आ रहा है। अगर आप इसकी चौड़ाई बढ़ा दो, इसके मुंह की चौड़ाई बढ़ा दो, इस सटक को इतना बड़ा कर दो, ठीक है, तो पानी और स्लो आने लगेगा, और स्लो आएगा ना। अगर आप इसकी, जैसे अपन सटक के आगे हाथ लगा लेते तो प्रेशर कितनी जोर से आता है, इसका मतलब आपने उसका सरफेस एरिया कम कर दिया। अगर इसका सरफेस एरिया बिल्कुल ही कम कर दो, इतनी पतली सी सटक कर दो, तो क्या होगा, बहुत तेज आने लगेगा पानी। बस सेम ऐसे ही है, ब्लड कब ज्यादा प्रेशर में आएगा, ज्यादा बीपी कब हाई रहेगा ब्लड में, जब ये जो आपकी ब्लड वेसल है बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब पतली हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट
सिकुड़ जाना, कॉन्स्ट्रिक्ट, ऐसी कम होते जाना, पतली होते जाना। कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो क्या होगा, हाई बीपी, ठीक है। और अगर नैरो होगी, सॉरी नैरो, नैरो ये कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब नैरो ही होता है, ठीक है। अगर वाइड होगी, वाइड मतलब चौड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो क्या, लो बीपी, ठीक है। अब यहां कह रहे हैं वाइड है, ठीक है, मोटी है मतलब बड़ी हो रही है, लो बीपी हो रहा है, लो बीपी की समस्या है, तो क्या होता है, एक लिवर रिलीज करता है एंजियोटेंसिन और किडनी रिलीज करता है रेनिन, ये दो याद रखने बस, एंजियोटेंसिन और रेनिन। उसकी वजह से क्या हो जाता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट, देखो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी, पतली कर जाएगी, वेसो मतलब वेसल्स, वो जो आपकी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई तो क्या, लो बीपी से हाई बीपी की ओर जाने लगेंगी, मतलब नॉर्मल हो जाएंगी, सीधी बात। नॉर्मल किसके थ्रू, कौन, लिवर रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजेन और किडनी करता है रेनिन, ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना। अब अगर हाई बीपी हो जाता है तो हार्ट रिलीज करता है एएनएफ, याद रखना, हाई बीपी में इसलिए हार्ट की समस्या ज्यादा हो जाती है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, रिजल्ट में वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन मतलब डायलेशन, डायलेट हो जाती है, डायलेट मतलब खुल जाती है, डायलेट मतलब पहले कॉन्स्ट्रिक्टेड थी हाई बीपी की वजह से, फिर वो खुल जाती हैं, थोड़े खुल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, डायलेट मतलब खुलना, ठीक है। वाइडेंस वेसल, वाइड हो जाती है टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। बस इतना, ये थोड़ा सा एक अलग पार्ट आ गया, पर ये आपको इंपॉर्टेंट था समझाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आ गया आपका नर्वस सिस्टम वाला पार्ट, सीएनएस पीएनएस। देखो नर्वस सिस्टम अपन थोड़ा बहुत पहले भी देख चुके हैं, थोड़ा भी अच्छे से देख लेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के अंदर, ज्यादा उतना अंदर नहीं जाएंगे पर नॉर्मल। अब देखो ब्रेन में सेरिब्रम, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड, क्या हो गए ब्रेन के पार्ट, सेरिब्रम, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड, ये सब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आ जाता है आपका, देखो नर्वस सिस्टम आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक सीएनएस एक पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आ जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब यहां से आपके, ये देखो ये गई है, यहां से आपके पूरी रीढ़ की हड्डी तक क्या गई है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, वर्टिब्रे, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो आपका वर्टिब्रे कहलाता है, वर्टिब्रे, वर्टिब्रल कॉलम पूरा कहलाता है, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करती है इसको। देन ये स्पाइनल कॉर्ड, देखो ये स्पाइनल कॉर्ड, इसमें भी ये कॉर्ड है, ये नर्व्स हैं, ये पाया मैटर, एरेक्नोइड मैटर, ड्यूरा मैटर। इतना डेप्थ में भाई बिल्कुल नहीं जाओ, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो, ठीक है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब पूरा, ये जो पूरे नर्व्स दिख रही हैं, ये सब पेरिफेरल में आता है। देखो क्रेनियल नर्व्स, देखो पीएनएस में क्रेनियल नर्व्स, याद रखना ये वाला आ जाएगा क्वेश्चन। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, क्रेनियल मतलब सिर से जो ब्रेन से जो नर्व्स गई हैं कितनी होती है, 12 पेयर्स, 12 पेयर्स मतलब टोटल 24 हो गई, ठीक है, तो 12 पेयर्स। और स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइन से गई हैं आपकी, वो कितनी है, 31 पेयर्स, याद रखना कितनी, 12 पेयर्स और 31 पेयर्स, याद रहेगा 12 पेयर्स और 31 पेयर्स, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स। आई बात समझ में। सीएनएस समझो आपका ये दिमाग है, और ये गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, समझिए आपकी स्पाइनल कॉर्ड की। अब इसमें नर्व्स हैं, कितनी नर्व्स हैं, 12 नर्व्स हैं, जो कि आपकी पीएनएस बना रही है। स्पाइनल नर्व्स कितनी, 31 पेयर्स की इसमें स्पाइनल नर्व्स है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक बार ब्रेन रीजन देख लेंगे अपन, अच्छे से समझेंगे ब्रेन के रीजन को, ठीक है, ठीक है। चलो अपन अभी ब्रेन के रीजन्स देखेंगे, क्या फोर ब्रेन होते हैं, मिड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन, ये तीन क्या है, ब्रेन के रीजन है, ठीक है। आप पहले ये देखो, ये वाला पार्ट देखो, ठीक है, ये अभी नहीं देखना, ये देखो, ठीक है। आपका ब्रेन ऐसा है, दिखता है, ठीक है, बना देता हूं यहाँ पे, समझो ये आपका ऐसा ब्रेन दिखेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, वो भी अपन डायग्राम में देखेंगे, ठीक है, ठीक है। ये इस टाइप का आपका ब्रेन है। अब ऊपर वाला जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो आपको ऐसा दिखता है ना पिक्चर्स में, ऐसा 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 जो पार्ट दिखता है आपको रिंकल्स से युक्त, ये वाला पार्ट क्या होता है आपका, सेरिबेलम। क्या होता है, सेरिब्रम, सॉरी सेरिब्रम, क्या होता है, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिबेलम ये होता है आपका, ठीक है। अभी आप पार्ट देखो, ये सेरिबेलम, ये सेरिब्रम, अपन मेन सेरिब्रम देखना है अभी, सेरिब्रम होता है ये, ठीक है। यहां देखो फोर ब्रेन जो होता है, दैट इंक्लूड्स सेरिब्रम विच कंट्रोल्स दीज थिंग्स, ठीक है। सेरिब्रम क्या कंट्रोल करता है आपका, इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है,
मेमोरी कंट्रोल करता है, वॉलेंटरी मूवमेंट्स कंट्रोल करना है। आपको यही याद रखना है, यही पूछ लिया जाएगा। क्या क्या, यहां लिख देता हूं। सेरिब्रम क्या क्या कर रहा है आपका, इंटेलिजेंस, ठीक है, आईक्यू आपका बेसिकली, ठीक है, मेमोरी एंड क्या, वॉलेंटरी मूवमेंट्स। वॉलेंटरी मूवमेंट्स, वॉलेंटरी मूवमेंट्स मतलब जो आपकी मर्जी से हो रहे हैं, जो आपकी इच्छा अनुसार हो रहे हैं। अगर आप हाथ चला रहे हो, ये ऐसा मैंने हाथ घुमाया, ये मैंने अपनी मर्जी से किया, ठीक है। जो सांस ले रहा हूं मैं, ठीक है, वो मेरी मर्जी से नहीं हो रहा। जो दिल धड़क रहा है वो सब इनवॉलेंटरी है, वो मेरी मर्जी से नहीं हो रहा। मैं अपनी दिल की धड़कन बढ़ा घटा नहीं सकता, ठीक है। पर हाँ, कुछ वॉलेंटरी मूवमेंट्स है जो मैं कर सकता हूं, तो वो किसके द्वारा होते हैं, सेरिब्रम कंट्रोल करता है वो अपना। इंटेलिजेंस कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। मेमोरी कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम, ठीक है। दूसरा पार्ट हाइपोथैलेमस। यहां देखो हाइपोथैलेमस, ये कहां है, ये येलो वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये कहलाता है आपका हाइपोथैलेमस। ये कहलाती है आपकी मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। क्या कहलाती है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है, हा से याद रखना, एच से याद रखना, हाइपोथैलेमस। और हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, ये बता चुका हूं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, समझाता हूं आगे। हंगर, थर्स्ट और बॉडी टेम्परेचर, क्या, हाइपोथैलेमस क्या करवाता है आपका, हंगर, भूख, प्यास, बॉडी टेम्परेचर, मतलब कब आपके बॉडी टेम्परेचर को गर्म होना है, कब ठंडा होना है, वो सब कौन मैनेज करता है, हाइपोथैलेमस। इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो क्या कह रहा है, मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है। मास्टर ग्लैंड क्या हुआ, इसका मतलब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी देखेंगे उसके फंक्शन वगैरह। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हुई आपकी, मास्टर ग्लैंड हुई। अब इस मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। याद रहेगा आपको क्या क्या करता है, हंगर, थर्स्ट और बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है सर। उसके बाद आ गया आपका मिड ब्रेन का पोर्शन। ये आपका हो गया पूरा फोर ब्रेन, ठीक है। फोर मतलब आगे वाला पोर्शन, फोर, ठीक है, आगे वाला पोर्शन। उसके बाद मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन देखेंगे। मिड ब्रेन में आपको क्या दिख रहा है भाई, मिड ब्रेन में ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग होती है। क्या, ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेस। ये जो मिड वाला पार्ट दिख रहा हो, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मिड वाला पार्ट क्या करता है आपका, ऑडिटरी एंड विजुअल। ऑडिटरी मतलब सुनने वाली, ऑडिटरी सुनना, ऑडिटोरियम जाते क्या, सुनने जाते ना, ऑडिटोरियम देखने के लिए, और विजुअल देखने के लिए, ऑडिटरी सुनने के लिए, ठीक है। सुनना और देखना कौन आपका प्रोसेस करता है, मिड ब्रेन। याद रखना, मिड ब्रेन क्या प्रोसेस करता है आपका, सुनना और देखना, ठीक है। आई बात समझ में, सुनना और देखना कौन करता है, मिड ब्रेन प्रोसेस। चलो हिंड ब्रेन देखेंगे, सेरिबेलम आ जाता है उसमें आपका, ठीक है, पॉन्स आ जाता है, और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आ जाता है। सेरिबेलम देखते हैं सबसे पहले क्या करता है। ये जो पार्ट देख रहे हो आप ऑरेंज कलर से, ये आपका क्या, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस, पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करता है। जब शराब पी लेते हैं तो सेरिबेलम ही सबसे ज्यादा अफेक्ट हो जाता है, जिससे क्या, बैलेंस नहीं होता। वो शराबियों को देखा होगा, इधर उधर घूम रहे हैं, कैसे कैसे घूमते हैं, कहीं भी पड़ जाते हैं, ठीक है, कहीं भी नाली में पड़े मिल रहे हैं, क्योंकि बैलेंस ही नहीं, पोस्चर ही नहीं कर पा रहे सही, खड़े ही नहीं है, ऐसे ऐसे हो रहे हैं, कहो इस साइड चल रहे हैं। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो उनका ये है ना सेरिबेलम, वो अफेक्ट कर गया, वो सुनने पड़ गया कि यार बैलेंस ही नहीं हो रहा। यहां अफेक्ट करता है, एल्कोहल अफेक्ट करता है, कौन सा एरिया, सेरिबेलम। सेरिबेलम और सेरिब्रम में कंफ्यूज नहीं होना, सेरिबेलम याद रखना। सेरिबेलम क्या, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस, ठीक है। और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये देखो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या, कंटेन्स इनवॉलेंटरी एक्शंस। इनवॉलेंटरी एक्शन मतलब जो स्वतः ही हो रहे हैं, हमारी परमिशन से नहीं हो रहे। क्या, ब्रीथिंग, हार्ट बीट और स्नीजिंग। स्नीजिंग मतलब छींक आना, हार्ट बीट और ब्रीदिंग, ये सब क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शन। इसलिए कहते हैं ना, किसी ने पीछे अगर सरिया मार दिया, जैसे आपके आगे अगर किसी ने मार दिया, ठीक है, तो आपको उतना ज्यादा हार्म नहीं होगा। पर अगर किसी ने आपके पीछे मार दिया ना, यहाँ पीछे वाले पार्ट में जो हैंड ब्रेन होता है, हैंड मतलब सबसे पीछे वाला ब्रेन, तो हैंड ब्रेन में अगर किसी ने आपके मार दिया ना, तो आपकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या होता है, आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है, यही तो आपका कंट्रोल करता है ब्रीदिंग, हार्ट बीट। यही रुक जाएगा तो ब्रीदिंग रुक जाएगी, हार्ट बीट रुक जाएगी। आ रही है बात समझ में, आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। एक पॉन्स और देख लो, यहीं लिख देता हूं, हैंड ब्रेन का ही पार्ट होता है पॉन्स। वो क्या, स्लीप रेगुलेट करता है,
स्लीप रेगुलेट करता है, ठीक है, कब सोना है, कब जागना है, कितना सोना है, ये सब कौन, पॉन्स करता है। चलो ये हो गए। अब प्रोटेक्शन देखो, इतना सारा जब इंपॉर्टेंट चीजें आपके शरीर में है जो सब आपका मैनेज कर रही हैं, उस सबको प्रोटेक्शन भी तो हो रहा होगा ना। तो अपन को सबको पता है कि भाई जो ब्रेन है वो कैसे प्रोटेक्ट है, क्रेनियम से, जो आपका क्रेनियल से, ये देखो क्रेनियम, क्रेनियम बोन, ये इसको क्या कह रहे हैं अपन, क्रेनियम बोन, ठीक है, इसको कहते हैं क्रेनियम बोन। स्कल जो होता है आपका, स्कल ये वाला खोपड़ा, ठीक है, इसको क्या क्रेनियम कहते हैं। और फिर मेनिंजेस होते हैं, मेनिंजेस थ्री लेयर्स के होते हैं, ड्यूरा, एरेक्नोइड एंड पाया। शायद यहां आया था वो चीज, ये देखो ड्यूरा मैटर, ये होता है ड्यूरा मैटर, फिर एरेक्नोइड मैटर और फिर पाया मैटर। इतना डेप्थ में नहीं जाना है, बस सुन लो, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर की कुछ आपको अधूरा अधूरा ना लगे। अगर ये कुछ शब्द सुन लो आप तो हाँ पता चले कि यार ये जो है ना डिफेंस के लिए यूज होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म इनके, मतलब बचाने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। चलो, और सीएसएफ होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर। भाई सीएसबी याद रखना, सीएसएफ याद रखना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल मतलब ये आपका स्पाइन में भी होती है और सेरिब्रल में भी होती है, ठीक है। आपका स्कल है जो, सोचो हड्डी और ब्रेन अगर आसपास होते, बिल्कुल नजदीक नजदीक होते, तो क्या होता भाई, कुछ भी लगा तो ये सीधे जाके हड्डी में लगता, हड्डी में जाके डैमेज हो जाता। इसलिए हड्डी और इसके बीच में ना, ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं इसको, ठीक है, कि भाई कोई भी शॉक लगे तो ये दोनों आपस में मर्ज होके मिट ना जाए, खत्म ना हो जाए ब्रेन, तो उसमें भी एक फ्लूइड है, लिक्विड है, ठीक है, तो उसमें लगने नहीं देता है, ठीक है। आई बात समझ में, ये आपको इतना याद रखना है। इसके बाद अपन ग्लैंड्स शुरू हो जाएंगे, राइट, ग्लैंड्स है ना, हाँ। इसके बाद आपका एंडोक्राइन सिस्टम शुरू हो जाता है जो कि हार्मोन से रिलेटेड है, ठीक है। अब इन पार्ट्स को थोड़ा ध्यान से देखना। अब एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम, एक्सो से क्या समझते हो, बाहर, एंडो से अंदर, एंडो अंदर, एक्सो बाहर, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, अंदर होती हैं, ठीक है। दीज आर डक्टलेस एंड रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड। क्या बोल रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं डक्टलेस होती हैं, उनमें कोई डक्ट नहीं होती, और क्या, रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड, अंदर है भाई, एंडो है तो क्या अंदर कर रही होंगी रिलीज, काय में रिलीज करेंगे, अंदर, ब्लड में। आ रही इतनी बात समझ में, ब्लड में रिलीज करती है। एक्सोक्राइन हैव डक्ट्स, एक्सोक्राइन के पास डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स मतलब जिनसे खुद से निकल सकती हैं, मतलब जैसे शरीर है तो स्वेट ग्लैंड्स है, स्वेट, सलाइवा, इन सब की ग्लैंड्स है, इन सब के पास डक्ट्स हैं अपने अपने, मतलब अगर बॉडी में देखें तो कितने सारे स्वेट ग्लैंड्स होंगी, कितने सारे डक्ट्स होंगे, ठीक है, पर इसके पास डक्ट नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड एक जगह रिलीज होगा और वहां से पूरे ब्लड में, ब्लड से फ्लो होकर जहां उसको पहुंचना होगा वो वहां पहुंचेगा, इसके पास कोई डक्ट नहीं है। जबकि एक्सोक्राइन के पास डक्ट है कि भाई हाँ हमें यहां पहुंचना है, हम यहां पे बैठे हैं, यहीं से हम रिलीज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बाहर रहना है उनको, अंदर इसके पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ब्लड है, ठीक है। द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये देखो द हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, यही बात कर रहा था, जो पिट्यूटरी ग्लैंड ये जो आपका दिख रहा है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सब कहाँ, ब्रेन में होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहलाती है आपकी, मास्टर ग्लैंड कहलाती है, और हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। आई इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस के बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, फिर पूरा खेल पिट्यूटरी का ही है, पूरा खेल पिट्यूटरी का ही है। हाइपोथैलेमस एक्ट एज द मास्टर स्विच बोर्ड, इट मॉनिटर्स द बॉडी एंड सिग्नल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज और इनहिबिट हार्मोन। सीधी बात ये कह रहा है कि जो हाइपोथैलेमस है ना वो आपका मास्टर है, क्यों, क्योंकि ये पूरा बॉडी को मैनेज कर रहा है, ये बॉडी को देखता है, फिर देखता है कि यार बॉडी में किस चीज की कमी है, तो फिर पिट्यूटरी से कहता है कि हाँ इस चीज की कमी है तो मैं इसको भेजो, इस चीज को इनहिबिट करना है, इस चीज को रोकना है, तुम इस चीज को भेजो, तो ये पूरा कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, किसको, पिट्यूटरी को। अब मेन है आपका खेल पिट्यूटरी का, देखो पिट्यूटरी, ठीक है। इसके दो होते हैं पार्ट्स, क्या, एंटीरियर एंड एक्सटीरियर, पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, ठीक है। ये देखो एक ये एंटीरियर हो गया, ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, ठीक है। अब देखो अपन देखेंगे कि एंटीरियर में कौन कौन से होते हैं, टेबल बना लेंगे, टेबल ही बना लेते हैं, रुक जाओ लिख लेते हैं, पहले एंटीरियर का लिख लेते हैं, एंटीरियर का अपन लिख लेते हैं, कौन कौन से इसमें ग्लैंड्स होती हैं और कौन कौन से उसके ग्लैंड्स के यूज है। सबसे पहला यूज सबसे पहले लिख लेते हैं अपन ग्रोथ हार्मोन, कहाँ लिखते हैं, यही लिख देते हैं, ग्रोथ हार्मोन।
ग्रोथ हार्मोन से आपको क्या समझ में आ रहा है भाई? ये ग्रोथ करा रहा होगा ऑफ कोर्स, राइट। ग्रोथ हार्मोन से क्या समझ में आ रहा है कि यार ये ग्रोथ करा रहा होगा, ठीक है। मेंटेन, ये क्या करवाता है? ग्रोथ, ग्रोथ इन चिल्ड्रन, ग्रोथ इन चिल्ड्रन, ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद दूसरा हार्मोन देखेंगे, दूसरा हार्मोन प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन देखो लैक आ गया ना, लैक, इसका मतलब क्या हो रहा होगा? कुछ दूध से रिलेटेड होगा, होगा कि नहीं? तो ट्रिगर्स ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, क्या करता है? ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन ट्रिगर करता है, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ट्रिगर करता है। आई बात समझ में? चलो फिर थर्ड वाला हार्मोन देखेंगे, क्या? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या होता है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। इसी को क्या ACTH भी कह देते हैं, ACTH, ठीक है। क्या है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करेगा? सिग्नल करता है एड्रिनलिन ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड को टू रिलीज कॉर्टिसोल। ये क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड को कहता है, एड्रिनल ग्लैंड को कहता है कॉर्टिसोल रिलीज करने, रिलीज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करता है? कॉर्टिसोल शब्द क्या बोल दिया सर आपने? कॉर्टिसोल है, यही आपका स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस रिलीवर, यही आपका स्ट्रेस रिलीफ करवाएगा, स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, ठीक है। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल कहता है रिलीज हो जाओ, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड को कहता है कॉर्टिसोल रिलीज हो जाओ, भाई स्ट्रेस आ रहा है इस बंदे पे। तो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कौन रिलीज करवाता है? पिट्यूटरी, ठीक है। क्या बोलता है एड्रिनल ग्लैंड को कि भाई कॉर्टिसोल। एड्रिनल ग्लैंड कहां होती है? एड्रिनल ग्लैंड होती है आपकी किडनीज, जो आपकी किडनीज अभी देखी थी ना, ये जो किडनीज देखी थी, किडनीज जो आपने देखी थी, इसके यहां टॉप पे होता है ऐसा, ठीक है। ये होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड टॉप पे, ठीक है। उसका काम रिलीज कॉर्टिसोल, ठीक है सर। अरे ये खुल गया, रुक जाओ। फिर चौथे नंबर का देखते हैं, चौथे नंबर का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसको कहते हैं TSH, TSH हार्मोन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको अपन? TSH हार्मोन कह रहे हैं। तो ये क्या करेगा? इट टेल्स द थायराइड टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन। भाई थायराइड स्टिमुलेट करवा रहा है, मतलब थायराइड क्या करवाएगा? थायराइड प्रोड्यूस करवाएगा, सीधी बात। थायराइड ग्लैंड से कह के थायराइड प्रोड्यूस करवाएगा, बस और कुछ नहीं। अभी सबका काम देखेंगे धीरे धीरे कि भाई थायराइड से हो रहा क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखते अपन क्या, और FSH, फॉलिकल, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे भाई, नए लग रहे हो जिनको तो भी रखना पड़ेंगे याद, पुराने लग रहे हो तो अच्छी बात है, जिन्होंने पढ़े रखे हैं सब चैप्टर, ठीक है। 12th का चैप्टर है बेसिकली, तो पढ़ना तो है ही 12th में। जिन्होंने बायो पढ़ी है उनके लिए तो अच्छा ही है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो भाई देख लो, ये पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। चलो FSH का काम क्या होता है? रेगुलेट्स ओवरीज एंड टेस्टिस। क्या करते हैं? रेगुलेट करता है ओवरी को, एंड स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन करवा रहा है, टेस्टिस में प्रोडक्शन इन टेस्टिस, और फीमेल में क्या करवा रहा है? रेगुलेट कर रहा है ओवरी को। रेगुलेट क्या कर रहा है? ओवरी को, मतलब ईस्ट्रोजन, एग का प्रिपरेशन, ये सब करवाता है, ठीक है। लास्ट अपना क्या है? लास्ट अपना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्या है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ठीक है। क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या करवाएगा? ये अपना ट्रिगर करवाएगा ओव्यूलेशन, ठीक है। क्या करवाएगा? सीधी बात है, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट करवाता है। देखो ये सब आपको शब्द लगता है कि लग रहे होंगे कि यार कभी बहुत अजीब से शब्द हैं, पर यार देखो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम में यही रहेगा, TSH। अब अगर अपन ने बड़े बड़े लेक्चर्स लिए होते, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम में शुरू से समझा रहा होता, तो आराम से अपने 1 2 3 लेक्चर्स में, 2-3 लेक्चर्स में कम से कम लगता अपन को शुरू से लेके खत्म करना है तक, अंत तक, ठीक है। तो अगर अपन को जल्दी खत्म करना है वन शॉट में, तो आपको इट्स इज लाइक अ रिविजन, ठीक है। जिनने पढ़ लिया उनके लिए रिविजन है, ठीक है, रिवीजन की तरह ले लो इसको, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन
किसमें? फीमेल्स में। और टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन किसमें? मेल्स में, ये रिलीज करवाता है। ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करवाता है? अगर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ज्यादा हो रहा है इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनेगा, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा बनेगा फीमेल्स में, ठीक है, और मेल में टेस्टोस्टेरोन। आई इतनी बात समझ में? एंटीरियर पिट्यूटरी का काम आया समझ में कि नहीं आया? आया। अब जो पोस्टीरियर है वो ज्यादा उतना उसका काम धंधा है नहीं, पोस्टीरियर पीछे ही रह गए, पोस्टीरियर जो आपका पिट्यूटरी है वो पीछे ही रह गए। क्यों? क्योंकि दो ही करवा रहा है, एक आपका करवा रहा है ऑक्सीटोसिन और एक करवा रहा है आपका वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ठीक है, क्या करवा रहा है? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है यूटेरस को ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, मतलब जब चाइल्ड बर्थ होती है ना तो यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, मतलब बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान ये मदद करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जब बच्चा निकल रहा होता है ना तो यूटेरस को वो करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ठीक है, ठीक है। और वेसोप्रेसिन क्या करवाएगा? इसी को कहते हैं अपन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच, इसी को क्या एडीएच हार्मोन कहते हैं। वेसोप्रेसिन को एडीएच कहते हैं या फिर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करवाएगा? ये सोचो, डाययूरेसिस से क्या समझ में आ रहा है? रेगुलेट क्या करेगा ये? वाटर बैलेंस। क्या करेगा? वाटर बैलेंस, वाटर को बैलेंस करता है ये, कि भाई पानी कम हो गया, पानी ज्यादा हो गया तो किडनी पे कहां अफेक्ट करेगा? किडनीज पे। ठीक है, कहां अफेक्ट करेगा ये? किडनीज पे। आई बात समझ में? तो समझ रहे हो पिट्यूटरी, देखो पिट्यूटरी सबसे टफ क्यों था? क्योंकि ये सारा सब कुछ मैनेज कर रहा है पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी को कौन मैनेज कर रहा है? हाइपोथैलेमस, इसलिए इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं। अब पिट्यूटरी इतना सब कुछ मैनेज कर रहा है तो यार देखो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा कि एंटीरियर में कौन कौन से हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच कर रहा है, फिर उसके बाद थायराइड कर रहा है, एफएसएच कर रहा है, एलएच कर रहा है, फिर पोस्टीरियर ऑक्सीटोसिन कर रहा है, वेसोप्रेसिन कर रहा है। अब आगे जितनी भी आप ग्लैंड्स देखोगे वो एक एक हार्मोन कर रहे होंगे, दो हार्मोन ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, और बस मेन पिट्यूटरी का ही था कि भाई ये क्या करवाता है, आपको सबके एक बार काम देख लेने कि हाँ ये इसका ये ऐसा ऐसा करवा रहा है। ठीक है, पोस्टीरियर एंटीरियर में से पूछ सकते हैं कि भाई पोस्टीरियर छोड़ता है ऑक्सीटोसिन या फिर एंटीरियर रिलीज करता है। ठीक है, आई बात समझ में? इतनी आ गई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आगे आ जाता है आपका थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। क्या आ जाता है? हाँ, एक चीज और देख लो एक बार। ठीक है, एक चीज देख लो बस, यहाँ पे ना अपन ने जो ग्रोथ हार्मोन लिखा था, ये जो ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ, इसमें एक चीज देख लेना। तो खुल गया क्या? ठीक है, इसमें एक चीज देख लेना, ग्रोथ हार्मोन, आई गेस लाइट आ गई है, राइट, लाइट आ गई है फिर से। चलो, ग्रोथ हार्मोन अगर हाइपो सिक्रीशन, हाइपो मतलब कम सिक्रीट हो, हाइपोसिक्रेशन मतलब कम, अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट होता है तो क्या होगा? तो यहाँ ड्वार्फिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब ड्वार्फ रह जाएगा, बच्चा छोटा रह जाएगा। ठीक है, ड्वार्फिज्म, आपने ड्वार्फ अगर गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह देखी होगी, पिक्चर्स देखी होगी, बौना, बेसिकली बौनापन, क्या होता है? ड्वार्फिज्म। ग्रोथ, सीधी बात, ग्रोथ हार्मोन अगर कम होगा, ग्रोथ ही नहीं होगी तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हाइपर सिक्रीशन होता है, अब अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो क्या? एक्रोमेगली, इसको क्या कहते हैं अपन? एक्रोमेगली काय में होती है? एडल्ट्स में होती है। ठीक है, और जाइजेंटिज्म किस में होगा? चिल्ड्रन में होगा। ठीक है, तो जाइजेंटिज्म में क्या होता है? जाइजेंटिज्म जब चिल्ड्रन में होता है तो एबनॉर्मली लंबी हाइट हो जाती है बच्चों की, एडोलेसेंट एज में ही। ठीक है, बहुत लंबे से बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको जाइजेंटिज्म कहते हैं, हाइपर सिक्रीशन। एक्रोमेगली ये किनको है? खलीजी को है अपने, खलीजी को क्या है? एक्रोमेगली, मतलब फेशियल स्ट्रक्चर्स, जैसे जॉ बोन है तो लंबी हो जाएगी, हाथ बड़े हो जाएंगे, पैर बड़े हो जाएंगे, तो एबनॉर्मली सी थोड़ी ग्रोथ होने लगती है, कहीं से यहाँ चेहरा बड़ा, एक डीप वॉइस आ जाएगी बहुत ज्यादा। खली को तो सबने देखा होगा आई गेस WWE में। तो
ये होता है, ये एक चीज बस आपको याद रखना था, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं अपन अपने थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पे, ठीक है। देखो थायराइड और पैराथायरॉयड कहाँ, ये सब गले में होती है, जो आपको कार्टिलेज दिख रहा है गला, इसमें ट्रैकिया पे होती है, विंड पाइप, विंड पाइप में होती है क्या, ये थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायराइड का फ्रंट व्यू ये देख लो, और थायराइड का बैक व्यू, और पीछे ही पैराथायरॉयड होती है। समझ में आ रहा है, ये ट्रैकिया है आपका, ये पाइप है आपका विंड पाइप, विंड पाइप से लिपटी हुई क्या है, थायराइड ग्लैंड लिपटी हुई है। और थायराइड के ग्लैंड के पीछे देखो चार, ये चार दिख रहे हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड से, चार पैराथायरॉयड ग्लैंड से, आई समझ। अब देखो लोकेटेड इन द नेक, दीज ग्लैंड्स रेगुलेट एनर्जी एंड मिनरल लेवल। ये ग्लैंड क्या करती है, रेगुलेट करती है एनर्जी और मिनरल का लेवल। अभी देखेंगे डेप्थ में क्या, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस थायरोक्सिन T4, भाई याद रख लेना, थायरोक्सिन रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है, प्रोड्यूस और रिलीज थायरोक्सिन, विच कंट्रोल्स द बॉडीज मेटाबॉलिक रेट, हाउ फास्ट यू बर्न एनर्जी। मेटाबॉलिज्म कहते हैं ना कि हम कितना भी खा ले हम मोटे नहीं होते, तो क्या उनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, मतलब उनमें थायराइड का प्रोडक्शन ज्यादा है, थायरोक्सिन ज्यादा है, T4 का प्रोडक्शन अच्छा है, ठीक है। रिलीजेस थायरोक्सिन, रिक्वायर्स आयोडीन, ये देखो भाई आयोडीन का रिक्वायरमेंट होता है, यहीं से एक बीमारी निकलती बताऊंगा, कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म। हाँ यहां आ गया हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म लीड्स टू ओबेसिटी लिखा है, अगर कम थायराइड रिलीज होगा तो ओबेसिटी हो जाती है। एक चीज और याद रखना, आयोडीन की कमी से गोइटर भी हो जाता है, आयोडीन की कमी से, डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, गोइटर। इसमें क्या होता है, आपकी थायराइड ग्लैंड बहुत फूल जाती है, बिल्कुल सूज जाती है, स्वेल कर जाती है, स्वेल कर जाती तो इतना बड़ा गला हो जाता है, इतना बड़ा गला हो जाएगा, समझो इतना बड़ा गला हो जाता है, ठीक है। और ओबेसिटी तो होती है। हाइपरथायरॉयडिज्म ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो वेट लॉस होने लगा भाई, कि जो खा रहे जल्दी जल्दी निकल रहा है, जल्दी जल्दी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी यूटिलाइज हो रहा है पूरा, तो वो वेट लॉस भी करवा देता है। तो सब चीज एक बेसिक, एक ऑप्टिमल वैल्यू पे चलना चाहिए, समझ रहे हो, कुछ कम हो जाता है तो ये दिक्कत, कुछ ज्यादा हो जाता है तो दिक्कत, ठीक है। चलो अब पैराथायरॉयड ग्लैंड देख लेते हैं। 4 टाइनी ग्लैंड्स, ये 4 ग्लैंड्स होती हैं, 4 होती हैं छोटी छोटी सी, ऑन द बैक ऑफ द थायराइड दैट प्रोड्यूस पैराथायरॉयड हार्मोन। ये क्या कर रहा था, थायरोक्सिन T4, और ये पैराथायरॉयड हार्मोन PTH, टू रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। बस इसका एक काम क्या है, कैल्शियम लेवल इन द ब्लड मैनेज करना। कैल्शियम आयन होता है ना अपने ब्लड में, उसको मैनेज कौन करता है, अपने पैराथायरॉयड, समझ, ठीक है। तो क्या है अपन को भाई, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम लेवल ब्लड में मैनेज करता है। कैसे कि अगर ब्लड में अगर कैल्शियम की कमी होगी ना, अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी हुई तो क्या करता है, ब्लड उससे कहता है, बोन से, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या बोन से कहता है कि भाई हमें कैल्शियम दो, बोन्स में कैल्शियम होता है तो कहता है कैल्शियम दो, तो कैल्शियम बेसिकली बोन टू ब्लड आता है, बोन टू ब्लड। आगे एक हार्मोन मिलेगा जो ब्लड टू बोन कराएगा, ठीक है। तो अभी देखो बोन टू ब्लड। चलो थायराइड आ गया समझ में, थायराइड आ गया पूरा समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या है, डुअल फंक्शन ग्लैंड है। पेनक्रियास क्या है, एक डुअल फंक्शन ग्लैंड है। पेनक्रियास जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे थे ना, वहां एक जिक्र हुआ था पेनक्रियास का। पेनक्रियास के 2 फंक्शन रहते हैं, डुअल फंक्शन। क्या, द पेनक्रियास इज यूनिक बिकॉज इट हैज एन बोथ एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, मतलब बाहर का एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। आई बात समझ में। अब देखो अपन तो एंडोक्राइन पढ़ रहे हैं, तो एंडोक्राइन में देखेंगे इंसुलिन। एक्सोक्राइन क्या कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ रहा है। एंडोक्राइन क्या करेगा, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन छोड़ेगा। जो आपका ब्लड शुगर लेवल होता है ना, इसको मैनेज करता है पूरा इंसुलिन। इंसुलिन सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स टू लोअर ब्लड शुगर बाय हेल्पिंग, भाई अच्छे से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्या, सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स टू लोअर ब्लड शुगर बाय हेल्पिंग सेल्स एब्जॉर्ब ग्लूकोज। क्या करता है ये, लोअर जो हुआ है आपका, ठीक है, ये आपका जो बढ़ जाता है ना, जो शुगर पेशेंट्स होते हैं जिनका शुगर बढ़ जाता है, उनको इंसुलिन लगा देते हैं। इंसुलिन लगाने से क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है ब्लड शुगर। क्या होता है लोअर, मतलब ब्लड शुगर लोअर कैसे हो गया, शुगर है क्या, बेसिकली शुगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, ग्लूकोज स्पाइक कर जाता है। तो जब जैसे ही आपने इंसुलिन लगाया शरीर में, ठीक है, जो सेल्स रहते हैं, जो आपके सेल्स रहते हैं ना शरीर के, वो ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगेंगे। उन्होंने स्पीड बढ़ा ली कि हाँ भाई ग्लूकोज हमें दे दो। अगर खून में मात्रा ज्यादा है ग्लूकोज की, तो सेल्स कहने लगते हैं हमें दे दो भाई, एब्जॉर्ब हमें करा दो, ठीक है। तो इंसुलिन आपका ये काम करवाता है, सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स, याद रखना बीटा सेल्स, ठीक है, ऐसे लिखते हैं बीटा सेल्स को भी, बीटा ऐसे बनता है,
फिर ग्लूकागॉन इसका उल्टा काम करवाता है, सीक्रेटेड बाय अल्फा, ये बीटा से हो रहा है तो अल्फा सेल से होगा, टू रेज ब्लड शुगर लेवल, किसी का शुगर घट जाता है तो उसको ग्लूकागॉन दे देते हैं, ठीक है, बाय सिग्नलिंग द लिवर टू रिलीज स्टोर्ड ग्लूकोज, जो तक ग्लूकोज है वो अपना ब्लड में भेज देता है लीवर, ठीक है, उल्टा काम रहता है इसका इंसुलिन का और ग्लूकागॉन का, ठीक है, काम थोड़ा सा ऑपोजिट रहता है बस। चलो एड्रिनल ग्लैंड देखते हैं। इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, ठीक है, एक किडनी दिख रही है, किडनी के ऊपर है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, दीज ग्लैंड्स मैनेज स्ट्रेस, ये क्या मैनेज करते हैं, स्ट्रेस मैनेज करते हैं, याद रखना, स्ट्रेस मैनेज, एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन का बहुत काम आने वाला है अभी देखो, एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन भी कहते हैं इसको, triggers the fight or flight response, increasing heart rate and blood flow to the muscle। एड्रेनालिन कब रिलीज होता है, अपन एड्रेनालिन बहुत सुनते हैं मूवीज में, दिन अगर डेली लाइफ में अगर आप यूज करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली एक फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, इसका मतलब कभी आप में इमरजेंसी सिचुएशन पड़ गई, आपकी किसी से लड़ाई हो गई तो क्या एड्रेनालिन ही पंप होता है, ठीक है, ये आपका क्या करेगा, ऑक्सीजन पहुंचाएगा सारे मसल्स में, हार्ट में, कि हाँ जल्दी जल्दी मतलब थोड़ा तेज भागो, ठीक है, आपको फ्लाइट और फाइट हार्मोन है, बेसिकली ऑक्सीजन पहुंचाता है पूरे शरीर में बहुत तेज से, हार्ट बीट आपकी इंक्रीज करा देगा, ठीक है, क्या एड्रेनालिन, ठीक है, और कॉर्टिसोल द प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन दैट इंक्रीजेस शुगर्स इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रिपेयर्स टिश्यू, इसी को अपन स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन क्या करेगा, इंक्रीज कर देता है शुगर इन द ब्लड स्ट्रीम, शुगर इंक्रीज कर देगा ब्लड स्ट्रीम में, तो एंड रिपेयर्स टिश्यू। देखो क्या होता है, जनरली जो लोग नशे वगैरह करते हैं तो उनको क्या ब्लड, आपने देखा होगा यहां पे ऐसे पट्टी बांध के सिरिंज डालते हैं, ठीक है, तो क्या अपने ब्लड में वो ऐसा कुछ पदार्थ भेजा जो उनको सुकून दे रहा हो, ठीक है, तो कॉर्टिसोल का भी यही काम है, ब्लड स्ट्रीम में शुगर दे देता है, शुगर्स डाल देता है ब्लड स्ट्रीम में, तो अपन को आराम मिल जाता है कि हाँ रिलैक्स हो जाओ, स्ट्रेस में रिलैक्स करवा देता है, ठीक है, आई इतनी बात समझ में। अरे गोनाड्स आ गए, अभी गोनाड्स नहीं, अभी अपन का एक और है, थोड़ा सा बस एक चीज और यहां लिख लो, क्या कि जो एड्रेनालिन है, एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, रिलीजेस, लिख देते हैं, रिलीजेस क्या, एड्रेनालिन, इसको क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एपिनेफ्रिन, दूसरी चीज नॉर एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, फिर नॉर एपिनेफ्रिन, ये नाम इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि एक ही है ये सारे नाम, ठीक है, घबराने नहीं, अगर नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन आ जाए एक ही बात है, एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन एक ही बात है। तो ये क्या करता है, इसकी मदद करता है, बेसिकली एड्रेनालिन का फंक्शन तो आपको बता दिया ना, तो इसकी मदद कौन करेगा, नॉर एड्रेनालिन मदद करता है, ठीक है, कॉर्टिसोल देख लिया अपन ने भाई, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, एक और होता है एल्डोस्टेरॉन, क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होगा भाई, रेगुलेट करता है सॉल्ट इन ब्लड, सॉल्ट इन वाटर, सॉरी, रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर, रेगुलेट करेगा ब्लड में, ठीक है, बस एल्डोस्टेरॉन और लिखना था। आई बात इतनी समझ में आपके आ गई। तो जो आपके कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन है ना, ये दोनों, ये और आपका ये आपके कहलाते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स। क्या कहलाते हैं आपके, स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है। एक और लिख लो यहां पे, ठीक है, एंड्रोजन, एंड्रोजन भी सीक्रेट करता है, कौन, अपना एड्रेनालिन ग्लैंड क्या करता है, एंड्रोजन, एल्डोस्टेरोन हो गया ना, एड्रेनालिन हो गया, ठीक है, यही बचा शायद है ना, एंड्रोजन, एंड्रोजन ही बचा है, ठीक है। एंड्रोजन को क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, एक सेक्स हार्मोन भी होता है, मतलब ये आपका मूड अपलिफ्ट करेगा, मूड अपलिफ्ट, थोड़ा रोमांटिक मूड सेट, ये सब ना, ये सब आपका कौन करता है, एंड्रोजन करता है, ठीक है। तो ये स्टीरॉयड हार्मोन भी छोड़ रहा है, सेक्स हार्मोन भी रिलीज कर रहा है, और ये अपने फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी रिलीज कर रहा है, ठीक है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी, ठीक है। तो इसलिए इसका थोड़ा सा रोल ज्यादा रहता है एड्रेनल ग्लैंड का। चलो अब देखते हैं अपन गोनाड्स, क्या है गोनाड्स, गोनाड्स बेसिकली, गोनाड्स क्या है भाई, टेस्टिस मेल में और ओवरीज फीमेल में, ठीक है। तो टेस्टिस जो है वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन,
रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे भाई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? मेल के आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता दो, वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मतलब अच्छी बॉडी, थोड़ी मस्कुलर बॉडी, ठीक है, हेयर्स, डीप वॉइस, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आपकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इनके, ठीक है। और स्पर्म प्रोडक्शन के, स्पर्म प्रोडक्शन मत भूलना, ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, याद रहेगा इतना। चलो, फिर ओवरीज, फीमेल में क्या? प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या करवाएगा भाई? मेल में क्या करवाया था? टेस्टोस्टेरोन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ईस्ट्रोजन करवाएगा मेल में, फीमेल में अपनी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ईस्ट्रोजन रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट एंड प्रोजेस्टेरोन। देखो भाई, ऊपर टेस्टोस्टेरोन बस हो रहा था, ओवरी दो करवाएगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। बेसिकली ईस्ट्रोजन क्या और करवाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल, जैसे कि ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट वगैरह, ठीक है। कौन करवाता है? ईस्ट्रोजन। थोड़ी सी हाई पिच टोन रहती है फीमेल्स में, हाई पिच टोन रहती है, वो कौन? ईस्ट्रोजन, ठीक है ना। तो ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? ऑफ फीमेल्स है, ठीक है ना। और प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन्स होता है वो बेसिकली प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। आई इतनी अभी बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पीनियल ग्लैंड और देख लो, लास्ट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, लास्ट तो नहीं होगी आई गेस, लास्ट है क्या? लास्ट ही है। देखो पीनियल ग्लैंड, देखो मैंने और सारी ग्लैंड्स इसलिए इंक्लूड नहीं की, दैट आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, शायद थाइमस ही रह गई थी, और तो आई डोंट थिंक सो रह गई है। पीनियल ग्लैंड देखो, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, क्या रिलीज करती है? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन पिगमेंट भी होता है मेलेटोनिन, और ये रिलीज करते हैं पीनियल ग्लैंड। कंट्रोल स्लीप वेक साइकिल और सर्काडियन। इसका मतलब सर्काडियन रिदम मतलब कितने बजे सोना है। आप दिन देखते ही क्यों उठ जाते हो कि यार हाँ सूरज दिखने लगा, सूरज जैसे जब आंखों पे आता है तो लाइट की वजह से नहीं, आपकी सर्काडियन रिदम रहती है कि भाई उजेला हो गया है अब मुझे उठना है, रात है अब मुझे सोना है। तो ये जो आपकी स्लीप वेक साइकिल होती है जो सर्काडियन रिदम कहलाती है, वो कौन कंट्रोल करता है भाई? पीनियल ग्लैंड। याद रखना, याद रहेगा पीनियल ग्लैंड की नहीं? बताओ, ठीक है। कहाँ होती है? ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन, ये भी ब्रेन में ही होती है। पिट्यूटरी भी ब्रेन में, हाइपोथैलेमस भी ब्रेन में, और सबके अपन ने लोकेशन देख लिए, उसके थायराइड के देख लिया, ठीक है, और काय का देख लिया अपन ने, अपना एड्रिनल का भी देख लिया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ रहे हैं अपन। प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ये भाई इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान से देख लेना, ठीक है। ऑक्सिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये सब है, 5 ही है, देखो 1 2 3 4 5, अपन को 5 ही याद करना है। ऑक्सिन ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ बढ़ाएगा, ज्यादा ग्रोथ करना है अगर प्लांट को तो उसको ऑक्सिन दे देते हैं, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन ऐसा है जो ग्रोथ प्रमोटर है, क्या करवाएगा? सेल का एलोंगेशन, ठीक है, सेल साइज बढ़ा देगा। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस मतलब ये देखो, ये अगर आपका प्लांट है, ठीक है, ये आपकी रूट्स है, ठीक है, और यहां आपकी ये लीव्स है, ठीक है। तो क्या एपिकल मतलब ये होता है आपका एपिकल मेरिस्टेम, ये जो सबसे ऊपर टॉप पे होती है और सबसे नीचे होती है, ये क्या? एपिकल मेरिस्टेम होती है। एक बार और पढ़ा चुका हूं मैं, फिर भी एक बार बता दे रहा हूं, ये एपिकल मेरिस्टेम्स कहलाती हैं, जो कहां होती है? एपेक्स पे प्रेजेंट होती है, बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होती हैं। काय के? रूट के टिप पे और स्टेम के टिप पे। इनका काम क्या होता है? जल्दी जल्दी डिवीजन हो, जल्दी ज्यादा डिवीजन हो और बड़ा बन जाए, ठीक है। प्लांट को सेल का साइज बढ़ाना, सेल को डिवीजन करवाना, ज्यादा प्लांट का ग्रोथ करवाना, ठीक है। तो ऑफ कोर्स भाई ये ग्रोथ प्रमोटर है, तो क्या करवाएंगी? एपिकल का डोमिनेंस, भाई एपिकल जो मेरिस्टेम उसका डोमिनेंस, कि भाई अगर ये ज्यादा रहेगा तो ऑफ कोर्स भाई प्लांट अपने आप ग्रोथ करेगा। फिर फोटोट्रोपिज्म, मूव्स अवे फ्रॉम द सन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सनफ्लावर का एग्जांपल ले लो, कोई भी पौधे का, देखो समझो ये एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है किसी भी कमरे में, ठीक है, ये उस पे कोई फ्लावर लगा है, ठीक है, ठीक है। अगर यहां पे सन, यहां से निकलता है ना सन, ठीक है, तो ये ऐसा मूव हो जाएगा, ये जो आपका फ्लावर है ना ऐसे मूव हो जाएगा, जो आपका पौधा है थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा सन की तरफ। तो ये
फोटोट्रोपिज्म की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये क्या करवाता है, मूव्स अवे करवाता है, अवे करवाता है फ्रॉम द सन। चलो इतनी 3 चीजें इसकी याद हो गई। फिर जिब्रेलिन, जिब्रेलिन ग्रोथ प्रमोटर, ये भी एक ग्रोथ प्रमोटर है, पर ये क्या काय का ग्रोथ प्रमोटर है, ये देखना जी से जर्मिनेशन, याद रखना जी से जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन करवाएगा। जर्मिनेशन मतलब जो ये होता है ना, यहां से आपका वो निकलेगा रूट, यहां से शूट, तो ये जर्मिनेट करवाएगा, सीड जर्मिनेशन। स्टेम का एलोंगेशन, ये जो स्टेम अब बनेगी कितनी एलोंगेट होगी, कितनी लंबी होगी, इसका स्टेम का एलोंगेशन। फूलिश सीडिंग डिसीज, ये देखो फूलिश सीडलिंग डिसीज एक हो जाती है, उसको फिक्स कर देती है, फूलिश सीडलिंग डिसीज हो जाती है, उसको फिक्स कर देती है। तो समझ में आया, गिबरेलिन और ऑक्सिन, ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन इज ऑल्सो अ ग्रोथ प्रमोटर, बट वो क्या, सेल डिवीजन करवाएगा। साइटोकाइनिन क्या करवाएगा, सेल डिवीजन करवाएगा। ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखना ध्यान से, ये सी से शुरू हो रहा है, याद रखना साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनिन सी से शुरू हो रहा है, सेल डिवीजन भी सी से शुरू हो रहा है, ऐसे याद रखना पड़ेगा। जिब्रेलिन जर्मिनेशन, इससे याद रहेगा। ऑक्सिन तो सबसे पहला है, तो एपिकल, ए से याद रखना, एपिकल और ए ऑक्सिन, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, शब्दों का तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। साइटोकाइनिन इज ऑल्सो ग्रोथ प्रमोटर, बस किसका ग्रोथ करवाएगा, सेल डिवीजन करवाएगा। ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, लेटरल बड्स मतलब आपने देखा होगा ये जो पौधे होते हैं ना, उनमें थोड़े थोड़े यहाँ पे ऐसे बड्स रहती हैं, ठीक है। ये बड्स, ऐसी बड्स रहती हैं, ये जो बड्स होती है ना, इनकी लेटरल बड्स, जिसमें से क्या, जिसमें से लेटर ऑन ब्रांचेस निकलेंगी, जिसमें से लेटर ऑन ब्रांचेस निकलेंगी, तो ये बड्स होती हैं। ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स और फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। भाई क्लोरोप्लास्ट कितना इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस कौन, क्लोरोप्लास्ट करवाएगा ना। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, देखो सब कुछ सी से शुरू है, क्लोरोप्लास्ट भी सी से शुरू है, सेल डिवीजन भी सी से शुरू है, साइटोकाइनिन भी सी से शुरू है, तो थोड़ा से याद रखना पड़ेगा आपको। चलो अब एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड एबीए, इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। देखो अभी तक सिर्फ ग्रोथ प्रमोटर्स आ रहे थे, यही पूछ लेता है आपका पेपर कि भाई एब्सिसिक एसिड क्या है, एकदम से दे देगा, क्योंकि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर, ठीक है। और ग्रोथ इनहिबिटर क्यों करवा रहा है, स्ट्रेस हार्मोन है ये, स्ट्रेस हार्मोन है भाई, ग्रोथ इनहिबिट करवा देगा ये एब्सिसिक एसिड। क्लोजेस स्टोमेटा ड्यूरिंग ड्रॉट, जब ड्रॉट आती है ना, क्यों जरूरत है एब्सिसिक एसिड की, क्यों जरूरत है, होने तो ग्रोथ। भाई जब ड्रॉट आती है ना, ड्रॉट वाली कंडीशन आ जाती है, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, जब सूखा पड़ जाता है ना, तो स्टोमेटा को क्लोज यही करता है, जब सूखा पड़ जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है कि भाई पानी ज्यादा ना निकले। देखो ये अगर आपकी लीफ है, ये अगर आपकी लीफ है, तो इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, स्टोमेटा कहते हैं। ये सुबह खुल जाते हैं, सुबह खुल क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई खाना बनेगा, स्टोमेटा में ही खाना बनेगा, ठीक है। और रात को हो जाते हैं बंद, रात को हो जाएंगे पैक, ठीक है, जिससे कि क्या, वाटर का ट्रांसपिरेशन ना हो, वाटर इनसे निकलता है, वाटर एवेपोरेट होता है, तो रात को क्या बंद कर लेते हैं, ठीक है। इनका काम बस सुबह का रहता है कि खाना वाना बनाया, बंद हो गए स्टोमेटा, ठीक है। अब जब ड्रॉट कंडीशन आ जाएगी, मुझे बताओ, जब ड्रॉट कंडीशन आ जाएगी, पानी की कमी है पूरे में, इसको पानी ही नहीं मिल रहा है ठीक से, खाना ढंग से बना ही नहीं पा रहा है, तो जितना पानी इसके अंदर है वो स्टोर करके रखेगा कि ये खोल देगा, स्टोमेटा खोले रहो, पानी निकलते जाओ। पानी निकलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर निकलता है जब कैसे, लीव्स से, स्टोमेटा से वाटर निकलने लगता है, प्लांट के सरफेस से निकलने लगता है वाटर, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन को बचाने का स्टोमेटा क्लोज कर देता है, ठीक है। चलो इसलिए अपन को इसकी जरूरत होती है। ड्यूरिंग ड्रॉट इंड्यूसेस सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी भी ले आता है। सीड डोरमेंसी मतलब ये सीड जर्मिनेट ही नहीं हुआ, ऐसे जर्मिनेट ही नहीं हुआ, ऐसा का ऐसा पड़ा, ये डोरमेंसी कर देगा। ऑफ कोर्स यार इनहिबिटर है ना, ग्रोथ इनहिबिटर है, तो उसको डोरमेंट रखता है, ठीक है, डोरमेंट रखवाता है। उसके बाद इथिलीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इथिलीन पे आए भी हैं क्वेश्चन, अभी भी देख लो। इथिलीन एक गैस है, ठीक है, गैस है और मिक्स्ड भी होता है। फ्रूट राइपनिंग, पकाने, जो फल है उसको पकाने के लिए इथिलीन यूज करते हैं लोग, बनाना वगैरह में जनरली यूज होता है इथिलीन को पकाने के लिए। फ्रूट राइपनिंग प्रमोट सेनेसेंस एजिंग, मतलब बेसिकली बढ़ाने के लिए। राइपनिंग, राइपनिंग मतलब पका रहे हैं, फल की उम्र ही तो बढ़ा रहे हैं। सेनेसेंस शब्द जहां भी, सेनेसेंस मतलब एजिंग, उसकी उम्र बढ़ा देते हैं, उम्र बढ़ा देते हैं, ठीक है। बस ये आपको इतना याद रखना था, इतना ही बस अपन को याद रखना है। फाइटो हार्मोन्स में ज्यादा अपन को लोड लेना नहीं है। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन देखो, अभी अपन क्वेश्चन पूरे एक एक डिटेल से देखेंगे, ऑप्शंस भी डिटेल से देख लेंगे। अब आराम से बैठ के क्वेश्चन करो,
ठीक है, अब पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, मेरे साथ बैठो, क्वेश्चन सॉल्व करो। और हाँ, अच्छे से कॉपी किताब ले लो, कॉपी किताब ले लो, उसमें आप करना है क्वेश्चन, पहले पॉज करो, क्वेश्चन करो, और देन आंसर अपन कमेंट में लिख दो, या फिर नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फर्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स? क्या बोल रहे हैं ये, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो ग्रीन प्लांट्स में होते हैं? 1 सेकेंड ना, ओके, चलो ठीक। ये सब जो है ना, पूरा आपका रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये सब पूरा टोटल लाइफ प्रोसेस का जो अपना पिछला लेक्चर था उन सबको मिला के, ठीक है। चलो करंट अपन को बताना है करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, करेक्ट सीक्वेंस बताओ, ठीक है। सबसे पहले बताओ, रिडक्शन होता है क्या CO2 का, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ऐसा होता है, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन टू केमिकल एनर्जी एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जब भी सबसे पहले पढ़ो ना, फोटोसिंथेसिस आप जब भी पढ़ते हैं तो क्या, सबसे पहले तो भाई लाइट एनर्जी ही आएगी। आपको कोई भी काम करना है उसके लिए सबसे पहले क्या, आपको एनर्जी चाहिए होगी। कोई भी आपको काम करना है, कोई भी आपको खाना पकाना है, तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले क्या, एनर्जी चाहिए होगी। तो सबसे पहला काम क्या होगा, एनर्जी। यहां तो सबसे पहले CO2 बता रहे, तो ये तो नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये भी नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रुक जाते हैं, लाइट हो गया। फिर कन्वर्जन टू केमिकल एनर्जी, हाँ भाई जो लाइट ली है अब इसको केमिकल एनर्जी में, क्योंकि अभी तो फिजिकल एनर्जी में सनलाइट है, राइट, अब उसको केमिकल एनर्जी में किया। उसके बाद फोटोलिसिस ऑफ वाटर टूटा, जो H2O है वो टूटा, ठीक है। एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये हुआ, H2O टूटा। देखो बेसिकली CO2 और H2O टूट गए, क्या बन गए, C2C6H12O6 ग्लूकोज बन गए। यही है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बाद में नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट। क्या, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन विच सेल्यूलर ऑर्गेनेल? किसमें होता है ये पायरुवेट का ब्रेकडाउन? कौन से वाले की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, किसमें निकलता है? एरोबिक में, याद है आपको, एरोबिक में। एरोबिक क्या है, एरोबिक कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनारोबिक बताओ, एनारोबिक कमेंट में बताना, ठीक है, नीचे कमेंट करना, बताना एनारोबिक वाला कहां होता है, ठीक है। चलो, इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम व्हाट इज द करेक्ट पाथ टेकन बाय यूरिन फ्रॉम इट्स साइट टू फॉर्मेशन? मुझे बताओ, ऐसे आपको शायद दिखेगा नहीं, यहां तक है एक, ठीक है, दूसरा यहां से है, यहां तक है, ठीक है, तीसरा आपका यहां से है, ठीक है, चौथा आपका यहां से। चलो बताओ मुझे, क्या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन सा करेक्ट पाथ होता है टेकन बाय यूरिन फ्रॉम इट्स साइट ऑफ फॉर्मेशन? ठीक है, सबसे पहले कहां से कहां जाएगा भाई? सबसे पहले तो किडनी में, ऑफ कोर्स भाई किडनी में जाएगा, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यूरिनरी ब्लेडर में तो सबसे पहले नहीं जाएगा, तो डी वाला तो कैंसिल कर दो। चलो, फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लेडर, उसके बाद यूरिनरी ब्लेडर में चला जाएगा क्या सीधा? नहीं भाई, हमने वो देखे थे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो यूरेटर में जाता है, तो ये तो नहीं है। किडनी से यूरेटर, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। यूरेटर से यूरेथ्रा में चला जाएगा क्या सीधा? नहीं भाई, किडनी, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है यहाँ पे, अच्छे से लिख देता हूँ, सर लिख देता हूँ, किडनी, किडनी से कहाँ जाएगा आपका? यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा में। आई बात समझ में? ये होता है आपका बेसिक सीक्वेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बताओ, ड्यूरिंग इनहेलेशन इन ह्यूमंस व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब्स? डायफ्राम फ्लैटन्स एंड रिब्स। बताओ, अगर इनहेलेशन किया है, मैंने सांस ली, खुद करके देखो, सांस लो, ठीक है, अब सांस ली होगी तो सोचो डायफ्राम में जो है सांस लेने के लिए ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा? बताओ, ऐसा हुआ होगा जब भी तो चेस्ट ऊपर हुई, ऐसा हुआ मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऐसा हुआ मतलब रिलैक्स हुआ है, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, ठीक है।
तो डायफ्राम फ्लैटन हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। हाँ सर यही सही लग रहा है, दूसरा पढ़ लेते हैं। डायफ्राम आर्चेस अपवर्ड, रिलैक्सेस, कह रहा है रिलैक्स हुआ क्या, नहीं रिलैक्स नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। डायफ्राम फ्लैटन्स एंड रिब्स मूव डाउनवर्ड, रिब नीचे गई क्या, ये हमारी रिब्स तो ऊपर गई है, नीचे तो नहीं गई, तो सर ये भी गलत है, ये भी गलत है। डायफ्राम आर्चेस अपवर्ड एंड रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउट, ये भी गलत है। चलो ये फर्स्ट हो गया ए आंसर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट। चलो बताओ, नाइट्रोजन वेस्ट, ये नाइट्रोजन वेस्ट अभी अपन ने पढ़ा था एक्सक्रीशन में, कौन सी चीज क्या क्या था जो जिससे प्रोटीन अलग हो रहा था, किसमें हो रहा था, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, प्लाज्मा में हो रहा था ना, याद है आपको, जब ग्लोमेरुलस में प्लाज्मा आया था, प्लाज्मा उसके बाद फिल्टर करता है, प्रोटीन हटा देता है, फिर उसके बाद बोमेंस कैप्सूल में आता है, फिर आगे का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, प्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर। चलो, द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये तो रटा होना चाहिए भाई, रट लो, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड व्हाट, इट इज स्प्लीन, राइट। चलो फिर, which plant tissue is responsible for the translocation of soluble product of photosynthesis, भाई जो भी soluble product है, soluble product की बात हो रही है, product, soluble product वो कौन ट्रांसलोकेट करेगा, जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। भाई ये दोनों तो ट्रांसपोर्ट करते नहीं है, फाइलम और फ्लोएम और जाइलम में, तो कौन करेगा भाई, फ्लोएम करेगा। आई बात समझ में। जाइलम तो क्या, जाइलम पानी देता है, पानी का करता है, वाटर, ठीक है। इससे देखना सॉल्युबल प्रोडक्ट की बात हो रही, प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है, लीफ से जो बन के आ रहा है प्रोडक्ट, उसकी बात हो रही है, तो वो कौन, फ्लोएम करेगा, जाइलम तो पानी करता है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल डज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स अकर। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, बताओ, कंप्लीट डाइजेशन करवाना है भाई, सीधी सी बात है, माउथ में 30% हुआ, फिर जाके पेट में हुआ, और फिर आखिरी में कहा सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है पानी वानी का, पानी का, मिनरल्स का, ठीक है। तो आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। देन द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज द व्हाट। फंक्शनल यूनिट क्या होती है ह्यूमन किडनी की भाई, नेफ्रॉन, राइट, नेफ्रॉन। चलो फिर, व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल जूस सीक्रेटेड बाय द लिवर इन द डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। बाइल जूस का क्या रोल रहता है, बाइल जूस का रोल क्या रहता है भाई, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, अपन ने देखा था एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मेकिंग द फूड एल्कलाइन, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स याद रखना। चलो, व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल जूस सीक्रेटेड बाय, अच्छा फिर से आ गया क्या, चलो, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड मेकिंग द फूड एल्कलाइन। क्यों एल्कलाइन बनाना रहता है फूड, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स हैं उनको एल्कलाइन मीडियम चाहिए रहता है वर्क करने, समझ में आया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस वेस्ट रिक्वायर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। कौन सा इनमें से नाइट्रोजनस वेस्ट है जिनको रिक्वायर मैक्सिमम अमाउंट होता है, भाई अमोनिया को सबसे ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए वाटर फिशेस, बोनी फिशेस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये सब क्या अमोनोटैलिक होते हैं। अमोनिया को क्या चाहिए, सबसे ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है। चलो, द टर्म डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस रिफर्स टू द फैक्ट दैट, बताओ डबल सर्कुलेशन मतलब क्या बोल रहे हैं, इनमें से आंसर क्या है। भाई मैं करवा रहा हूं साइंस है, इसका मतलब ये नहीं कि पॉज नहीं किया, करा नहीं, पॉज करो, करो साथ में, ठीक है। बताओ, इसका ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट वंस, वंस तो नहीं, डबल है सीधी बात, तो वंस तो नहीं होगा, फर्स्ट तो नहीं होगा। ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, हाँ भाई ये हो सकता है, पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक टू कंप्लीट वन साइकिल, हाँ। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स इन द हार्ट, ये तो है पर डबल सर्कुलेशन इसलिए नहीं कहते इसको। देयर आर टू सेपरेट हार्ट्स इन द ह्यूमन बॉडी, ये कौन सी बात हो गई, दो सेपरेट हार्ट होते हैं क्या, नहीं ना। Which valve prevent the backflow of blood from the left ventricle to, चलो बताओ, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ना जाए वापस, तो कौन सी वाल्व प्रोटेक्ट करेगी, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरिक और एओर्टिक। भाई एओर्टिक तो नहीं करेगी, पल्मोनरी भी नहीं करेगी, ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड में से, तो ट्राइकस्पिड करती है कहाँ पे अपना, राइट में, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच रहती है, और बाइकस्पिड रहती है आपकी लेफ्ट में, ठीक है। चलो, इन प्लांट्स द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स इज नोन एज। भाई ऊपर से लॉस ऑफ वाटर जब होता है, अभी मैंने बताया था वेपर, वो वाटर जाता है जब उनके पत्तों से, स्टोमेटा से निकल के वाटर सरफेस से, तो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन।
विच हार्मोन इज रिलीज्ड व्हेन द हार्ट इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड प्रेशर। भाई हाई ब्लड प्रेशर जैसे ही होता है तो हार्ट से कौन सा निकलता, हार्ट से एक ही निकलता था अभी तक हार्मोन, कौन सा, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर। भाई याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट एक ही तरह का हार्मोन छोड़ता है बस। चलो हो गया, अपने सारे क्वेश्चंस भी हो गए, अपना मोस्टली सब कुछ हो चुका है फंडामेंटल प्रोसेसेस में से, बस रिप्रोडक्शन रह गया, उसका अपन अलग से एक लेक्चर लेंगे, ठीक है। इन सबको भाई और प्रैक्टिस करो, देखो प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पेपर निकालना है तो प्रैक्टिस करो, बायोलॉजी क्वेश्चन बुक से ढूंढो, चैट जीपीटी से ढूंढो, हम लोगों से पूछो, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। जय हिंद।